तो प्यारे भाइयों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी मित्रों का कुछ मित्रों का कमेंट था कि एक्सरसाइज 12.1 का सॉल्यूशन चाहिए क्लास 10th का आलोक भारती प्रकाशन से। तो प्यारे भाइयों, हमने दो वीडियो में देख चुके थे। एक में देखे थे 1 से लेकर 3 तक का सॉल्यूशन और दूसरे वीडियो में देखे थे 4 से लेकर के 6 तक का सॉल्यूशन। इसके आगे का सॉल्यूशन अपलोड नहीं है यूट्यूब पे, ठीक है। तो प्यारे मित्रों, उसके जो है कुछ त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को सॉल्व करने के चक्कर में ये चैप्टर छूट गया था। तो आइए आज इसी वीडियो में, सिर्फ एक वीडियो में हम देखेंगे पूरे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 12.1 का 6 क्वेश्चन देख चुके हैं, बस उसको छोड़ देंगे और इसके बाद बाकी जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं सभी क्वेश्चंस को आइए बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो प्यारे भाइयों देखिए, हो सकता है कि वीडियो आपको डेली ना मिले, एक दिन बीच करके भी मिल सकती है, 2 दिन बीच करके भी मिल सकती है। जितना लंबा वीडियो होगा उतना तो समय ज़्यादा लग जाता है ना बनाने में। पहले शूट करते हैं, उसके बाद एडिट करना पड़ता है, फिर उसके बाद अपलोड करना पड़ता है आप लोगों के लिए, ठीक है। और फिर उसका डिस्क्रिप्शन नेम वो जो वगैरह होता है, तो सभी में तो थोड़ा समय लग जाता है। तो प्यारे मित्रों, आप कमेंट करके बस 1-2 दिन बस वेट कर लीजिएगा, आपका सॉल्यूशन तैयार मिल जाएगा इस चैनल पे। तो प्यारे मित्रों, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एजुकेशन प्लानर बाय आर्या के मेंबर बन जाइएगा। उसके बाद आप जो भी कमेंट अपनी परेशानी बताइएगा, उसका सॉल्यूशन जरूर तैयार किया जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो चलिए आज का अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, देखिए आ गया प्रश्न नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 12.1 का। इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है कि एक खिलौना बेलनाकार है, बेलन के आकार का कोई खिलौना है, ये बीच में जो है, और इसके आगे का है जिसका एक सिरा गोलार्ध है। गोलार्ध का मतलब क्या होता है? गोला का आधा, अर्धगोला, ठीक है। तो नीचे में एक सिरा इसका अर्धगोला बना दिए और दूसरा सिरा क्या है? शंकुआकार है, मतलब शंकु के आकार का है। तो ऊपर वाला सिरा को हम शंकु के आकार का बना लिए, ठीक है। इसके बाद कह रहा है बेलना भाग का त्रिज्या एवं ऊंचाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। बेलनाकार भाग का त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये जो बेलनाकार भाग है ना, इसका त्रिज्या कितना है? तो 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना है? तो 13 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई कितना है? ये है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद कह रहा है कि शंकुआकार भाग एवं गोलार्ध की त्रिज्याएं बेलनाकार भाग की त्रिज्या के बराबर है। मतलब शंकु का त्रिज्या और इस गोले का त्रिज्या, मतलब इस अर्धगोले का त्रिज्या किसके बराबर है? तो इस बेलन के त्रिज्या के बराबर है। मतलब इस तीनों आकृति का जो त्रिज्या है r बराबर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना सेंटीमीटर है? तो 5 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। अब इसके बाद कह रहे यदि खिलौने की कुल ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है तो खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। खिलौने का कुल ऊंचाई दे दिया, मतलब यहाँ से लेकर के ऊपर के शीर्ष से लेकर के पूरे नीचे तक के शीर्ष का मतलब कितना लंबाई दे दिया? तो 30 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना है? 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्यारे भाइयों, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अर्धगोले का यहाँ से लेकर इसके परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या है। तो यहाँ से इस केंद्र से यहाँ भी तो त्रिज्या ही ना होगा, और ये भी कितना होगा? तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या कितना मालूम चल गया? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आप इसको मत लिखिएगा, फिगर ज़्यादा कचरा नहीं करिएगा, बाहर में ही लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ हो गया 13 और ये हो गया 5, तो 13 5 18। यहाँ तक की ऊंचाई कितना है? 18। तो यहाँ से लेकर इस शंकु का ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो शंकु का ऊंचाई टोटल 30 है, तो 30 में से 18 को घटा देंगे तो बच जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये तो हमने फिगर में अपने मन से मौखिक से कुछ सॉल्व किया, लेकिन अब इसको हमको लिखना होगा भाषा के रूप में, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं कि माना क्या है? बेलन की त्रिज्या, माना बेलन की त्रिज्या किसके बराबर है? तो बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले का त्रिज्या, ठीक है। अर्धगोले की त्रिज्या आप लिख लीजिएगा और बराबर किसके है? तो शंकु की त्रिज्या के, ठीक है। तीनों का त्रिज्या है और कितना है आपस में? तो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ से हम निकालेंगे तो अर्धगोले का त्रिज्या कितना हो जाएगा? चूंकि अर्धगोले का त्रिज्या है ना, तो त्रिज्या है तो इसको रहने देते हैं। अर्धगोले का त्रिज्या भी 5 होगा। और ये बेलन का ऊंचाई कितना है? तो बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो बेलन का ऊंचाई दिया हुआ है ना 13 सेंटीमीटर, तो बेलन का ऊंचाई h बराबर 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तो समझ रहे हैं कि यहाँ 13 है और ये 5 है, तो 18 हो गया। तो इस शंकु का ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो शंकु का ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो शंकु का
ऊंचाई। चूंकि दो दो ऊंचाई है ना, बेलन का ऊंचाई अलग है तो इसको मान लेते हैं h1 और शंकु का ऊंचाई अलग है तो इसको मान लेते हैं h2। ये कितना हो जाएगा, तो 30 में से हम 18 घटा देंगे तो मालूम चल जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये चीज़ समझ में आया या नहीं आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि समझ ही गए होंगे, क्योंकि बहुत ही प्यारा सा चीज़ है। अर्धगोले का त्रिज्या हर जगह क्या होता है, सेम होता है। उसका जिधर का भी परिधि से मिलाएंगे, जिधर के भी उसके सतह से मिलाएंगे तो वो त्रिज्या ही होगा गोला में, ठीक है। और ये शंकु का ऊंचाई मालूम चल गया, ठीक है। हमको कह रहा है कि इस आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये जो पूरा फिगर बना हुआ है, मान लीजिए ये कोई खिलौना है। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसके संपूर्ण भाग को हमें ढकना है, या फिर मान सकते हैं आप कि हमको पेंट करना है। तो कितने भाग को पेंट करना होगा भाई, इसके अंदर वाले भाग को तो हम पेंट नहीं करेंगे, इसके ये अंदर वाले जो वृत्ताकार भाग है इसको तो पेंट नहीं करेंगे, ये सभी चीज़ सेट है। तो मान लीजिए ये कोई रॉकेट के आकार का है, ठीक है। अब इसको ढकने के लिए हमें कितने कपड़े चाहिए, कितने कवर बनाने पड़ेंगे। तो इसका जो है सभी का तो बाहर से ही ना लेना पड़ेगा, अंदर वाला तो कोई चीज़ है नहीं। तो बाहर से अगर बेलन का लिया जाए तो बेलन का क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ हो जाएगा। अर्धगोले के ये बाहर वाला भाग लिया जाए तो ये भी क्या हो गया, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। और ये शंकु है तो शंकु का भी क्या लेना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ। तीनों का वक्र पृष्ठ चाहिए। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर एच होता है। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है प्यारे भाइयों। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको क्या चाहिए, इसमें हमको h मालूम है और r मालूम है, तो l तो हमको निकालना पड़ेगा ना वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए। तो इसीलिए हम लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना हो जाएगा। शंकु की तिर्यक ऊंचाई को कौन चीज़ से सूचित करते हैं, तो L से सूचित करते हैं। और ये होता है √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। तो √h का मान कितना है, तो h का मान है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। और त्रिज्या है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब √144 प्लस 25, और √, इस दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाता है, 169। और ये वर्गमूल किसका होता है, तो 13 सेंटीमीटर का। मतलब ये तिर्यक ऊंचाई जो है ये कितना आ गया, तो 13 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको चाहिए पूर्ण खिलौने, खिलौना ही ना है, खिलौना है, ठीक है। तो पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरे नाम लिख लीजिएगा। मतलब अब आए हैं प्रश्न पे, तो पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसके लिए हमको लेना पड़ेगा इस बेलन का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु तीनों का वक्र पृष्ठ लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम क्या, बेलन प्लस शंकु प्लस अर्धगोला, ठीक है। तीनों के वक्र पृष्ठ को आपस में जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो इतना का लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। आपके सॉल्यूशन के लिए आपको अच्छी तरह से नोट करने के लिए पूरा लैंग्वेज भी लिख देते हैं, आप सेम उतार लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो 2 पाई आर, और बेलन की ऊंचाई को हमने क्या माने हुए हैं, तो h माने हुए हैं, तो 2 पाई आर h1, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर एल होता है, तो पाई आर एल। और अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ ऊंचाई वाली कोई बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो हमको शंकु की तिर्यक ऊंचाई था ना, तो यहाँ पे शंकु का ऊंचाई लेना था, और शंकु का ऊंचाई क्या होता है, h2 माने हुए हैं यहाँ h2, ठीक है। अब यहाँ सभी का वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए सभी में से क्या कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है। या फिर अब पाई कॉमन नहीं भी लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पाई कॉमन ले लेते हैं, आर भी कॉमन आ जाएगा, चूँकि त्रिज्या सबका सेम है। तो पाई आर और पाई आर, और यहाँ से भी पाई आर कॉमन आ जाएगा। तो पाई आर कॉमन लेने के बाद यहाँ से क्या बचता है, 2h1, ठीक है। यहाँ से बच गया 2h1 प्लस यहाँ से सिर्फ बच गया l, और यहाँ से क्या बच गया 2r, ठीक है। 2r बच गया पाई आर कॉमन लेने के बाद। अब पाई का मान रखेंगे 22/7, और त्रिज्या कितना है, तो 5, और इंटू में 2 गुने h1, h1 का मान कितना है 13। तो 2 को अगर हम 13 से गुना करते हैं तो कितना होगा, और l का मान कितना निकला है, तो l का मान तो 13 ही निकला है ना, तो 13 और प्लस 2r, मतलब 2 गुने त्रिज्या कितना है, तो 5, ठीक है। तो कितना आ गया, 22 को 5 से गुना करेंगे तो 110 होगा बट्टे 7 इंटू 13 दूनी कितना होता है 26 प्लस 13 प्लस 10,
ठीक है। अब देखिए 26 13 कितना हो जाएगा 39, 39 में 10 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। इसके आगे का सॉल्यूशन क्या होगा, बराबर 110/7 गुना 6 3 9, हाथ में कुछ नहीं, 2 1 3 1 4, ठीक है। अब ये 7 से कट जाएगा, 7 7 49 और गुना करने पर 11 7 77 0 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल हमेशा किस चीज़ में आता है, वर्ग सेंटीमीटर में या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो प्यारे मित्रों आंसर भी मैच हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि समझने में भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और कि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो उस क्वेश्चन को बिना भगाए हुए देखिए, एकदम प्यारे तरीके से देखिए, ठीक है। वीडियो को स्किप करेंगे तो आपके लिए ही प्रॉब्लम होगी, कुछ बातें छूट जाएंगी। तो प्यारे भाइयों आप नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो प्यारे साथियों अपना 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, इसमें कह रहा है कि एक बेलनाकार बर्तन है जिसका व्यास है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। तो हमने बना लिया ये बेलनाकार बर्तन, इसका व्यास कितना दे दिया 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो हमने लिख लिया, ठीक है। अब दिया हुआ कि आइसक्रीम से भरा हुआ है, ये पूरा जो है ना बर्तन ये क्या भरा हुआ है, आइसक्रीम से भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऐसे शंकु में भरा जाना है जिसकी ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। ये हमने बना लिया एक शंकु, इसकी ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। अब इसके बाद कह रहा है कि और इसका व्यास है 6 सेंटीमीटर और इस शंकु का ऊपरी सिरा क्या है, गोलार्ध है। तो ऊपरी सिरा मतलब इस शंकु को अगर आप उल्टा बनाते तो इसका ऊपरी सिरा क्या होता है, गोलार्ध होता है, ठीक है। तो नीचे भी बना लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि शंकु का ऊपरी सिरा गोलार्ध है तो बताएं कि कितने शंकु आइसक्रीम भरे जा सकते हैं। मतलब इस बेलन में जितना भी आइसक्रीम भरा हुआ है इसको हम इस टाइप के बर्तन में कितने बर्तन में भर सकते हैं, बर्तनों की संख्या निकालना है, मतलब कुल्फी की संख्या निकालना है आइसक्रीम का, ठीक है। तो प्यारे भाइयों आइए जो जो चीज़ दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो बेलन की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो बेलन का व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या नहीं दिया है। तो बेलन का व्यास मतलब d बराबर दिया हुआ है कितना, तो 12 सेंटीमीटर, चूँकि उसका भी व्यास ही दिया हुआ है, ठीक है। शंकु का भी व्यास ही दिया हुआ है, आइसक्रीम 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं d1, चूँकि दोनों का व्यास अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, बेलन का त्रिज्या क्या हो जाएगा, r1 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, तो इसका आधा, तो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई कितना हो जाएगा बेलन का, तो ऊंचाई भी दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं हम h1, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। चूँकि जो जो चीज़ हमें ज़रूरी है वो चीज़ हम निकाल लेते हैं। चूँकि देखिए यहाँ पर आइसक्रीम भरे हुए की बात कर रही है तो यहाँ पर कितना आइसक्रीम उसमें भरेगा उसके लिए हम क्या निकालना पड़ेगा, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से तो हो नहीं सकता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से सिर्फ साइड वाले भाग का क्षेत्रफल निकलता है। हमें निकालना होगा यहाँ आयतन, ठीक है। तो आयतन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, इस शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और इस अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब। तो प्यारे साथियों देखिए यहाँ पे अब हम लिखेंगे इसका आयतन कि इस बेलन में कितना आइसक्रीम होगा। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, तो बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। चूँकि बेलन की त्रिज्या को हमने r1 माना है तो r1 और ऊंचाई को h1 माने है तो h1। पाई को रहने देते हैं चूँकि पाई आगे कैंसिल होने वाला है, ठीक है, पाई आगे कैंसिल होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। r1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 36 पाई गुना 36 और गुना h1 का मान कितना है, तो 15, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आयतन, ठीक है। अब चलते हैं आइसक्रीम में, शंकु में, ठीक है। तो शंकु का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो शंकु का त्रिज्या मान लेते हैं r2, ठीक है। और व्यास दिया हुआ है ना, व्यास दिया हुआ है तो व्यास लिख लेते हैं। तो शंकु का व्यास कितना दिया हुआ है, तो इसको हम व्यास को d2 से सूचित करेंगे, ठीक है। और ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या r2 बराबर हो जाएगा इसका आधा, 3 सेंटीमीटर, जो कि बराबर होगा इस अर्धगोले की त्रिज्या के, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि इस अर्धगोले का भी त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो अर्धगोले का त्रिज्या ये भी क्या मान लेते हैं, r2 ही मान लेते हैं चूँकि सेम है दोनों, बराबर है 3 सेंटीमीटर। अब देखिए इस टाइप का जो बर्तन होगा उसमें कितना आइसक्रीम हटेगा ये निकालना है हमको। तो इसके लिए हमको क्या निकालना होगा, शंकु का आयतन, ठीक है। शंकु नहीं कह सकते हैं इसको, ये शंकु में अर्धगोला सटा हुआ है, इस टाइप का कोई बर्तन है, ठीक है। तो उसका आयतन टोटल का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन प्लस
अर्धगोला का भी आयतन जुड़ जाएगा। ठीक है, चूंकि दोनों में आइसक्रीम भरना है। ठीक है, शंकु प्लस अर्धगोला का आयतन हो जाएगा। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच, और अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू। अब अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू क्यों होता है, क्योंकि गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब उसका आधा हटेगा अर्धगोला में तो 2/3 हो जाएगा 2 से भाग देने पर। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, तो 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2 हो जाएगा। क्योंकि शंकु के ऊंचाई को हमने H2 माना है, शंकु का ऊंचाई तो हमने लिखा ही नहीं। यहाँ पे आप कहीं पे लिख लीजिएगा कि इसका ऊंचाई कितना है शंकु का, तो ऊंचाई भी क्या मानना पड़ेगा H2, वो कि 12 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा अर्धगोले का क्या हो जाएगा, तो 2/3 पाई R2 का क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कॉमन आने वाला क्या क्या चीज़ है, चूंकि दोनों चीज़ में सेम होना चाहिए। तो R2 भी तो दोनों में सेम है ना, चूंकि R2 शंकु का त्रिज्या और अर्धगोला का त्रिज्या बराबर है। पाई का मान तो दोनों में बराबर ही होगा, और 1/3 कांस्टेंट है तो भी कॉमन ले ही सकते हैं। तो 1/3 कॉमन ले लेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे, और R स्क्वायर मतलब R2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 1/3 भी कॉमन आ गया, पाई भी कॉमन आ गया, R2 का स्क्वायर कॉमन आ गया, तो बच गया यहाँ पर सिर्फ H2 प्लस यहाँ से 1/3 कॉमन लिया है तो 2 बच गया, और पाई निकल गया बाहर, R2 का स्क्वायर भी निकल गया बाहर, तो एगो R2 बच गया। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा क्या, इस बर्तन का आयतन। ठीक है, अब चाहे तो सभी का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1/3 पाई को रहने दीजिए, और R2 का स्क्वायर, R2 कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। H2 कितना है, तो H2 है 12 सेंटीमीटर, और प्लस 2 गुने R2 कितना है, तो R2 है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसके आगे का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, तो 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9। ठीक है, तो ऊपर में क्या बच रहा है 3 पाई इंटू 12 प्लस 3 दूना 6, और 12 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, प्लस नहीं गुना 18 होगा। ठीक है, गुना 18। तो प्यारे भाइयों देखिए अब ये निकला हमारा शंकु का आयतन, और ये था बेलन का आयतन। तो पूरे आइसक्रीम का संख्या कितना हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के तौर पर देते हैं कि एक बैग है जिसमें हम 100 किलो सामान रख सकते हैं, और एक छोटा सा डब्बा है जिसमें 10 किलो सामान अटता है, तो उस बैग में हम टोटल कितने डब्बे रख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे 100 में 10 से भाग देंगे, तो वो हमें पता चल जाएगा कि कितने डब्बे उसमें रखे जा सकते हैं, तो 10 आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें टोटल बर्तन का आयतन कितना है, तो पाई गुना 36 गुना 15, लेकिन ये छोटा वाला बर्तन का आयतन कितना है, अगर उससे हम भाग दे देते हैं तो इसका संख्या निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 पाई गुना 18। ठीक है, तो पाई से पाई कट जाएगा, और 18 से 18 दूना 36 कट जाएगा, और 3 से 3 पंचे 15 कट जाएगा। तो आइसक्रीम की संख्या क्या आ गया 5 गुने 2, और 2 गुने 5 होगा, और 2 को 5 से गुना करने पर कितना हो जाएगा 10। और यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं रह जाना चाहिए आपके मन में। आप अगर स्क्रीनशॉट लेके नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, अगर समझने में कहीं भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो वीडियो को थोड़ा बैक करके देख सकते हैं। तो प्यारे मित्रों चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो प्यारे साथियों अपना 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाला एक गोले को एक बेलनाकार बर्तन में डाल दिया जाता है। तो गोले का व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर। तो हमने एक गोला बनाया जिसका व्यास पूरी कितना है 6 सेंटीमीटर। अब उसको जो है एक बेलनाकार बर्तन में डाल दिया गया है जिसमें अंशतः पानी भरा हुआ है, मतलब कुछ पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो एक बेलनाकार बर्तन बना लिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि बेलनाकार बर्तन का व्यास है 12 सेंटीमीटर, इस बेलन जो बर्तन है बेलनाकार इसका व्यास कितना है 12 सेंटीमीटर, तो बताएं कि बर्तन में पानी का तल कितना उठेगा। ठीक है, तो प्यारे भाइयों इस गोले को क्या किया गया है, उठा करके इस बेलनाकार बर्तन में डाला गया है। बात को समझिएगा, क्वेश्चंस को फील कीजिएगा, क्वेश्चंस को महसूस कर लिया आपने अच्छे से तो फिर आपके अंदर से ऑटोमेटिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो प्यारे भाइयों देखिए, अगर हम मान लीजिए कोई बर्तन में पानी रखा हुआ है, ठीक है, उसमें हम जितना आयतन वाला कोई वस्तु रखेंगे तो क्या होगा, उस बाल्टी का आयतन उतना बढ़ जाएगा। ठीक है, उस बाल्टी का आयतन क्या होगा उतना बढ़ेगा। तो यही कंसेप्ट बस आपको समझना है। अब बाकी चलते हैं, इसके पानी का तल कितना उठेगा, इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, आयतन निकालना पड़ेगा। चूंकि इस गोले को भी आयतन निकालना पड़ेगा और इस गोले को उसमें रखना है, तो कितने आयतन की वृद्धि होगी ये निकालना पड़ेगा। तो चलिए आइए, बड़े ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। गोले का व्यास क्या दिया हुआ है,
तो गोले का व्यास मान लेते हैं, गोले का व्यास बराबर मान लेते हैं d1, ठीक है, बराबर नहीं, गोले का व्यास को मान लेते हैं हम d1 और ये कितना है तो 6 सेंटीमीटर के बराबर है। तो गोले का त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या मतलब इसको मान लेते हैं r1, ये कितना हो जाएगा तो व्यास का आधा मतलब 3 सेंटीमीटर होगा। अब चलते हैं बेलन की तरफ, तो बेलन का व्यास कितना दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं हम d2, ठीक है, बेलन का व्यास d2 कितना है 12 सेंटीमीटर। तो बेलन का त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या मतलब r2, ठीक है, r2 कितना हो जाएगा तो इसका आधा होगा 6 सेंटीमीटर। लेकिन इस बेलन का ऊंचाई हमको नहीं पता है, तो ऊंचाई बराबर मान लेते हैं हम, ऊंचाई h2 बराबर मान लेते हैं x, ठीक है, x मान लीजिए या फिर कोई भी वेरिएबल मान लीजिए जो जिसका कि मान बदलता रहता है, x भी मान सकते हैं या फिर आप h2 भी मान सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस क्वेश्चन को समझिए कि इसका तल कितना उठेगा, इसके लिए हमको क्या चाहिए, ठीक है। तो एक तरफ आप क्या कीजिए, बेलन का आयतन निकालिए, बेलन का आयतन, ठीक है। तो प्यारे भाइयों देखिए एक चीज समझिए, इस गोले का आयतन जितना होगा इस बर्तन में डालने के बाद, तो जितना आयतन होगा उतना ही तल उठेगा ना ऊपर, ठीक है, जितना आयतन होगा उतना ही आयतन के बराबर तल ऊपर उठेगा पानी का, ठीक है। अगर 10 किलो का सामान डालेंगे उसमें 10 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाला सामान डालेंगे तो उसका आयतन कितना बढ़ेगा, 10 सेंटीमीटर क्यूब ही तो बढ़ेगा। तो प्यारे भाइयों क्या करना पड़ेगा, यहाँ बेलन का आयतन किसके बराबर करना पड़ेगा, तो शंकु के आयतन के बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि बेलन का आयतन कितना उठेगा उतना ही उठेगा जितना शंकु का आयतन होगा, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। लेकिन बेलन के आयतन में जो बेलन का जो भी चीज है, त्रिज्या को हमने क्या माना r2 माना और ऊंचाई को हमने क्या माना h2 माना, वो किसके बराबर होगा तो शंकु के आयतन के, शंकु नहीं गोला, गोला के आयतन के, ठीक है, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। अब गोला का आयतन क्या होता है, तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। लेकिन गोले की त्रिज्या को हमने क्या माना है, तो r1 माना है, तो r1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो पाई से पाई तो आप डायरेक्ट से ही कैंसिल कर सकते हैं। r2 का मान कितना है, r2 का मान कितना है, r2 का मान है 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुना 6 हो जाएगा चूंकि ये स्क्वायर है, ठीक है। h2 हमको नहीं पता है, निकालना है, तो बराबर 4/3 और गुना r1 कितना है, तो r1 है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, मतलब 3 बारी गुना हो जाएगा। तो इधर 3 से 3 तो कटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमको h2 का मान चाहिए ना, तो h2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 गुना 3 रहेगा ऊपर में, और इधर से क्या है 6 गुने 6, तो 6 गुना 6 भाग में चला आएगा, ठीक है। तो 3 से 3 दूनी 6 कटा और 3 से 3 दूनी 6 कटा, नीचे में 2 दूनी 4 हुआ, तो इस 4 से ये 4 कट गया। तो देखिए प्यारे भाइयों बड़ा ही प्यारा सा आंसर आ गया, 1 सेंटीमीटर आ गया। मतलब इस H2 का ऊंचाई कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। मतलब इतने आयतन के गोला को डालने के बाद उसका ऊंचाई कितना बढ़ेगा, पानी का तल कितना ऊपर बढ़ेगा, तो बस 1 सेंटीमीटर ऊपर उठेगा पानी का तल। तो प्यारे भाई उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को समझने में किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। आप नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। फिर चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो प्यारे भाइयों आ गए हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसका बहुत चीज़ हमने पहले से लिख लिया है, चूँकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है, आप लोग के समझ में आ जाएगा बिल्कुल तरीके से। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कहता है कि एक आयताकार धातु के ठोस की लंबाई, एक आयताकार धातु है जिसके ठोस का लंबाई कितना है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या है 5 सेंटीमीटर। अगर आयताकार ठोस में अगर ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ आ गया तो वो क्या बन जाएगा, एक घनाभ बन जाएगा। ये तो आप सोच ही सकते हैं। अब इसके बाद कह रहा है कि इस ठोस आकृति में ऊंचाई के अनुदिश, ऊंचाई के अनुदिश मतलब जिस दिशा में उसका ऊंचाई है उसी दिशा में एक वृत्ताकार छेद कर दिया गया है। ऊंचाई के अनुदिश इसका मतलब क्या, जिस दिशा में ऊंचाई है, तो ऊंचाई किस दिशा में है, नीचे से ऊपर की तरफ या फिर ऊपर से नीचे की तरफ, यही तो ऊंचाई है। तो इसी की दिशा में जो है क्या किया गया है, वृत्ताकार छेद कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से छेद बनेगा, देख सकते हैं आप फिगर में।
अब इसके बाद कह रहा है कि जो वृत्ताकार छेद किया गया है उसका व्यास है 7 सेंटीमीटर, तो हमको ज्ञात करना है पहला में शेष ठोस का आयतन, मतलब छेद करके उसके बीच वाले जो भाग का जो धातु है उसको हटा दिया गया है, तो अब शेष ठोस का आयतन कितना बच गया ये निकालना है। और सेकंड नंबर में शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो प्यारे भाइयों आइए दोनों चीज़ों को समझेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। तो घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो दिया हुआ था वो हमने लिख लिया 15, 10 और 5। बेलन का व्यास कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, लेकिन बेलनाकार जो छेद किया गया है उसका ऊंचाई नहीं दिया हुआ है। लेकिन क्या किया गया, ऊंचाई के अनुदिश ही छेद किया गया है। तो घनाभ का ऊंचाई अगर 5 सेंटीमीटर है तो उस छेद का ऊंचाई कितना होगा, तो ऊंचाई की दिशा में ही किया गया है तो वो 5 सेंटीमीटर ही होगा, उससे ज़्यादा का छेद नहीं होगा। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा बेलन का 5 सेंटीमीटर, क्योंकि वृत्ताकार छेद किया गया है और उसकी ऊंचाई के अनुदिश किया गया है तो एक चीज़ उसमें बढ़ेगा ऊंचाई, तो वो बन जाएगा बेलन। ठीक है, अब चलिए अब निकालते हैं। अब इसका पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि शेष ठोस का आयतन। ठीक है, तो साफ भाषा में लिखेंगे हम शेष ठोस का आयतन क्या होगा। ठीक है, तो शेष ठोस का आयतन तो वही होगा जो कि पूरे घनाभ का आयतन होगा। ठीक है, और उसमें से बेलनाकार भाग को काटा गया है तो बेलन का आयतन को घटा देंगे तो शेष ठोस का आयतन निकल जाएगा। ये तो बड़ा ही सिंपल है। तो क्या हो जाएगा, घनाभ के आयतन में से क्या करेंगे, घटा देंगे किसका आयतन, तो बेलन का आयतन। ठीक है, घनाभ माइनस बेलन का आयतन। ठीक है प्यारे भाइयों, अब देखिए इसके बाद क्या करना पड़ेगा, तो बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है। अब इसके बाद करेंगे घनाभ का आयतन जो होता है उसका फॉर्मूला रखेंगे। तो घनाभ का आयतन होता है L गुना B गुने H, और बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई R स्क्वायर H। ठीक है, तो L कितना है, तो L है 15, B कितना है 10 और H कितना है तो 5। ये हो गया घनाभ का आयतन। इसमें से घटा देंगे हम बेलन के आयतन को, तो पाई का मान कितना होगा 22/7। त्रिज्या कितना है बेलन का, तो 7/2 है, तो उसका स्क्वायर मतलब 7/2 को 2 बारी गुना करना पड़ेगा। और ऊंचाई कितना है, तो जितना घनाभ का ऊंचाई है 5। ठीक है, तो 2 से ये कट जाएगा 11 से। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 75 और 75 को 10 से गुना करेंगे तो 750। ठीक है, और ये 7 से 7 कट जाएगा और ऊपर वाले इस सभी को गुना करने के बाद कितना आता है, 11 को 7 से गुना करेंगे, चाहे 7 × 5 = 35 गुना हो गया तो 35 कर लीजिए, और फिर इसको 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा, फिर एक अंक छोड़ के 35 आएगा। तो 5, 8, 3 कितना आ गया, 385 आ जाएगा और नीचे में 2 आएगा। ये आसान तरीका से गुना करने का नियम है, आप ऐसे करके गुना कर सकते हैं। अब देखिए इसको भाग देंगे तो इसको भाग करने के बाद ये आ जाएगा 192.5, तो 750 माइनस 192.5। या फिर अगर डायरेक्ट से भाग देना चाहते हैं तो 2 से भाग देंगे, इसमें तो 1 से लगे 2 1 2 बच गया, इसमें 1 और 1 पर 8 18 होगा, तो 2 9 में 18 बच गया 5, तो कितने से लगेगा 2 से, तो 2 दूनी 4 बच गया 1। ठीक है, अब 1 में भागने लगेगा तो पॉइंट देंगे तो 0 बैठ जाएगा 1 पे, तो 10 हो जाएगा, तो 2 पंचे 10। ठीक है, अब 750 में से 192.5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 557.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये तो रहा अपना 10वां का पहला प्रश्न। इसको आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद चलेंगे 10वां का दूसरा, जिसमें निकालना है इस शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आ गए हम सेकंड क्वेश्चन पे, 10वां के सेकंड, जिसमें पूछ रहा है कि शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सीधे पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका मतलब समझ लेना है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्यारे भाइयों देखिए समझिए क्वेश्चन को, इस शेष ठोस का अब बेलन इसमें से काट लेने के बाद कितना भाग बच गया है इसका, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो समझिए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ कि इसके हम कितने भाग को हम पेंट कर सकते हैं, कितने भाग को बाहर से हम पेंट कर सकते हैं या फिर अंदर से। तो प्यारे भाइयों देखिए इसके बीच वाले भाग को अगर काट लिया गया है तो क्या कर सकते हैं हम, इस ऊपर वाले जो वृत्ताकार भाग दिख रहा है हमको, उसको तो पेंट नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे कोई सतह बचा ही नहीं, काट कर निकाल लिया गया है। लेकिन एक सतह तो अंदर में बन रहा है ना, ये उसके अंदर में जो वृत्ताकार भाग बनेगा उसके वक्र पृष्ठ को तो हम रंग ही सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, पहले घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालना पड़ेगा। ठीक है, घनाभ का कुल पृष्ठ। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि इस पूरे घनाभ के चारों तरफ के भाग को रंग देंगे। और उसके साथ साथ लेकिन अगर बेलन को काटा गया है तो इसमें से अंदर वाला जो ये वक्र पृष्ठ बच गया तो वो तो बचे, उसको भी तो रंग सकते हैं काटने, मतलब इसमें से बेलनाकार भाग निकालने के बाद तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये
घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाला तो क्या सभी सतह का निकाल लिए, ऊपर से ये भी और नीचे वाले भाग का भी वृत्ताकार भाग का। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, अगर वृत्त काटेंगे हम तो यहाँ का भाग क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो ये दो वृत्ताकार जो भाग होगा उसको हम नहीं रंग सकते हैं, तो दो वृत्त का क्षेत्रफल घट जाएगा। ठीक है, तो दो वृत्त का क्षेत्रफल घट जाएगा। ये चीज़ आप समझ लिए। अगर नहीं समझे तो वीडियो को बार बार देखिए, पीछे कर करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। नहीं याद हो रहा है ये फॉर्मूला आपको, तो क्या कीजिए, 2 इंटू एल को बी से गुना कीजिए, फिर बी को एच से गुना कीजिए, फिर एच को एल से गुना कीजिए और सभी को क्या कीजिए, आपस में जोड़ दीजिए। ठीक है, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो 2 पाई आर एच होता है। और दो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, चूंकि एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो दो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर। एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो दो को वृत्त में से दो को गुना कर देंगे। तीन को वृत्त का निकालना होगा तो 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 2 इंटू शॉर्टकट चलते हैं, एल को बी से गुना करना है तो 15 को 10 से गुना करना है। ठीक है, तो 15 दहाई कितना हो जाएगा, 150। अब बी को एच से गुना करना है तो बी को एच से गुना करेंगे, मतलब 10 पचे 50। ठीक है, और प्लस एच को एल से गुना करना है, मतलब ये एच को एल से गुना करना है, 5 को 15 से गुना करना है, तो 15 पंचे कितना होता है, 75, तो 75 लिख देंगे। ठीक है, अब प्लस, अब देखिए 2 पाई आर एच, दोनों तो बेलन का ही ना भाग है, दोनों का त्रिज्या क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से हम 2 पाई कॉमन ले सकते हैं और आर भी कॉमन ले सकते हैं, तो 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा एच। ठीक है, लेकिन देखिए दो वृत्त का क्षेत्रफल घटा रहे हैं ना, तो माइनस होगा। यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया, इस कारण से आंसर नहीं आ सकता था। और माइनस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर कॉमन लिए हैं तो यहाँ से आर बच जाएगा, एच माइनस आर। ठीक है, तो देखिए अब इस सभी को जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 150 में 50 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा, 275 हो जाएगा, तो 2 गुना 275। ठीक है, अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 2 गुने पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना है, तो इसका त्रिज्या निकल के आया था 7/2। ठीक है, और इंटू में एच, ऊंचाई का मान कितना है 5 और त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या है 7/2, तो 5 में से हम घटाएंगे 7/2 को। ठीक है, अब सभी का मान रखते हैं, तो 275 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 275 को 2 से गुना करने पर हो जाता है 550। ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 7 से 7 कटेगा और 2 से 2 कटेगा, तो बाहर में बच गया सिर्फ 22 और इंटू में इसके अंदर एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा और यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 7। ठीक है, तो क्या हो गया, 550 प्लस 22 गुना 10 में से 7 गया तो 3 और बट्टा 2, 2 से कट जाएगा ये 11 से, क्या आ गया 550 प्लस 11 तिया 33। ठीक है, अब 550 में 33 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 583। ठीक है, 583 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा आंसर और एकदम बुक से मैच कर गए आंसर दोस्तों, 583 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझने में किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा तो प्यारे भाइयों आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए, ये सेवा आप लोगों के लिए ही है। फिर चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो प्यारे साथियों, अपना 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। इसमें कह रहा है कि पेट्रोल की एक टंकी बेलनाकार है। पेट्रोल का एक टंकी हमने बना लिया, बीच वाला भाग ये बेलनाकार है। अब जो दोनों साइड से बनाई, ये क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि इसकी लंबाई है 18 सेंटीमीटर। ये बेलन का जो भाग है इसका लंबाई कितना है, 18 सेंटीमीटर। तो बेलन का जो लंबाई होगा तो वही क्या होता है, बेलन का ऊंचाई होता है ना, तो ये ऊंचाई हो जाएगा उसका 18 सेंटीमीटर और इस बेलनाकार भाग का व्यास 21 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसके दोनों सिरे क्या है, शंकुआकार है। अब बेलनाकार टंकी था, इसका दोनों सिरा कैसा है, शंकु के आकार का है, तो ऊपर भी शंकु बन गया, नीचे भी शंकु बना दिए। कह रहा है कि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, तो टंकी का आयतन ज्ञात कीजिए। ये दोनों शंकु जो है इसका ऊंचाई कितना है, 9 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है कि पूरे टंकी का आयतन निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्यारे भाइयों जो चीज़ ज़रूरत था हमने लिख लिया कि बेलन का व्यास कितना दिया हुआ है, तो बेलन का व्यास जितना होगा उतना ही इस शंकु का भी व्यास होगा। तो ये है 21 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो इसका आधा हो जाएगा 21 का, तो 21/2 हो जाएगा। लेकिन ये बेलन का भी त्रिज्या होगा और शंकु का भी त्रिज्या होगा, क्योंकि बेलन में ही शंकु अध्यारोपित है, बेलन में ही शंकु ज्वाइंट है। ठीक है, देखने से त्रिज्या समान लगता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में नहीं कहा है कि अलग अलग है, इसीलिए हम सेम लेके चलेंगे। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, इस पूरे आकृति का आयतन निकालना है। तो इसमें एक बेलन है और 2 शंकु है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन क्या होता है, तो प्यारे भाइयों ये शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है,
तो प्यारे भाइयों चलिए आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, गुना भाग ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए हमने पहले सॉल्व कर लिया क्वेश्चन को, और गुना भाग जो होगा हम देख के बता देंगे। ठीक है, प्रश्न से चलेंगे। ठीक है, प्रश्न से टंकी का आयतन पूरे निकालना है तो ये किसके बराबर होगा। तो टंकी का आयतन अगर निकालना है तो एक बेलन का आयतन, ठीक है, और प्लस में 2 को शंकु का आयतन जोड़ना पड़ेगा ना, तो 2 गुने शंकु, दोनों का आयतन को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, समझने में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आयतन पूरे, अब इसमें कितना पेट्रोल अटेगा, चूंकि टंकी है तो पेट्रोल या फिर पानी कुछ भी कितना अटेगा, तो जितना इस दोनों शंकु में अटेगा ये भी जुड़ जाएगा, और इस बेलन में कितना अटेगा ये भी जुड़ जाएगा, तभी तुम्हें पता चलेगा इस पूरी आकृति में कितना अटेगा। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, लेकिन बेलन की ऊंचाई को हमने माना है h1, तो बेलन की ऊंचाई में h1 दे देंगे। ठीक है, प्लस 2 गुने शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन शंकु की ऊंचाई को हमने क्या माना, h2 माना, चूंकि ये अलग था। ठीक है, बेलन का ऊंचाई अलग है और शंकु का ऊंचाई अलग है, तो किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए हम इसमें से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, जो चीज़ दोनों में सेम होगा उसी को कॉमन ले सकते हैं। तो पाई का मान तो दोनों जगह सेम ही रहेगा ना, तो पाई हम कॉमन ले लेते हैं। त्रिज्या तो दोनों का सेम ही है ना, शंकु का भी बेलन का भी, तो आर स्क्वायर यहाँ भी है, आर स्क्वायर यहाँ भी है, तो आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं। h1 तो कॉमन नहीं ले सकते हैं, चूँकि h1 और h2 का मान अलग अलग है, तो यहाँ से बचेगा h1 और प्लस इधर क्या बच जाएगा, 2/3 तो बच रहा है ना, और पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया है, सिर्फ बच गया यहाँ h2। ठीक है, अब कैलकुलेशन कीजिए। पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना है, तो 21/2 है, तो 21/2 का स्क्वायर मतलब 2 बारी गुना। h1 का मान कितना है, तो 18 सेंटीमीटर, और प्लस क्या हो जाएगा 2/3 गुना h2 का मान, तो h2 का मान है 9 सेंटीमीटर। तो ठीक है, 3 से 3 तिया 9 कट गया, तो क्या आ गया 22/7 गुने 21/2 गुने 21/2, और इंटू में ये क्या आ जाएगा 18 + 3 2 5, 18 में 5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 23। ठीक है, 18 में 5 को जोड़ेंगे, 5 नहीं 3 दूनी 6 होगा ना, तो 6 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से ये कितने से कटेगा, 2 से 11 से कटेगा, और 2 से ये 12 से कट जाएगा। ठीक है, और 7 से ये 3 से कट जाएगा, तो कितना कितना बच गया 11 गुना 3 गुना 21 गुना 12। ठीक है, अब इस सभी चीज़ों को गुना करने के बाद 11 को 3 से गुना कीजिएगा तो 33 आएगा, और 12 से गुना कीजिएगा तो 12 का 12 का 2 हाथ में 1 12 दूनी 24 1 25। अब देखिए 252 को गुना करना है 33 से, तो फाइनली हमने गुना करके आंसर लिखे हुए हैं कि कितना आ जाएगा 8316 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का डाउट नहीं हो, इसीलिए हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। और प्यारे मित्रों, आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब चलेंगे इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 12 पे, उसको भी बड़े प्यारे तरीके से समझेंगे। तो प्यारे साथियों देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कहता क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बेलनाकार ठोस की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है एवं ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो हमने बेलनाकार ठोस बना लिया जिसका ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि इससे एक शंकु काट लिया गया। अब ये ठोस जो था ना बेलनाकार, इससे एक शंकु काट लिया गया। मान लेते हैं कि इस टाइप का फिगर काट लिया गया है इसमें से। ठीक है, तो अब इसके बाद हमसे कह रहा है कि यदि शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई क्रमशः बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई के आधी हो। ठीक है, मतलब ये जो शंकुआकार भाग काटा गया है ना, इसका ऊंचाई कितना होगा तो बेलन की ऊंचाई का आधा, और इसका त्रिज्या क्या होगा तो इस बेलन की त्रिज्या के आधा। तो देखिए प्यारे भाइयों, बेलन का त्रिज्या कितना है तो r1 6 सेंटीमीटर है, तो इस शंकु का त्रिज्या कितना हो जाएगा आधा, मतलब 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, तो शंकु का ऊंचाई कितना हो जाएगा आधा, मतलब 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहता क्या है कि अब जो ठोस बच गया तो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे भाइयों, शेष ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल को हमको ज्ञात करने के लिए, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कितने भाग को हम रंग सकते हैं, कलर कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बेलन की बात करें तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना पड़ेगा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, लेकिन पेंट करने के लिए अगर हम उसमें से शंकुआकार भाग काट लिए हैं तो इस शंकु के वक्र पृष्ठ वाला भाग जो होगा उसको भी तो रंग सकते हैं। ये साइड वाला भाग जो ये बचेगा, ये दोनों इस भाग को तो रंग सकते हैं, और ऊपर में ये जो वृत्ताकार भाग आपको दिख रहा है इसके बीच वाला भाग तो
काट के हटा दिया गया है ना। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2πr इंटू आर प्लस एच, मतलब जरूरत पड़ा सिर्फ r का और h का, और उसमें जोड़ना पड़ेगा क्या, तो शंकु का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr l होता है, लेकिन हमको l नहीं पता है, तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा। ये चीज आप पहले सोचिएगा। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, l हो जाएगा ना। तिर्यक ऊंचाई l बराबर क्या होता है, √h² प्लस r², मतलब h2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस r2 का स्क्वायर हो जाएगा। √h2 का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर डायरेक्ट से आप 16 लिख सकते हैं, और 3 का स्क्वायर कितना लिख सकते हैं 9, मतलब ये हो जाएगा √25 और वैल्यू कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अब यहाँ से नाव, या फिर हिंदी में लिखना चाहेंगे तो अब लिख लीजिएगा शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब शंक्वाकार भाग काट लेने के बाद उसके कितने भाग को हम पेंट कर सकते हैं। तो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि पूरे बेलनाकार भाग को हम कर लिए पेंट, ठीक है। तो बेलन का क्या निकालना पड़ेगा, कुल पृष्ठ, ठीक है, बेलन का कुल पृष्ठ प्लस क्या हो जाएगा, इस शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें से हम ये वृत्ताकार भाग है, वृत्ताकार भाग को तो हम नहीं रंग सकते, वो तो काट के हटा लिया गया है, तो माइनस में क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो 2πr इंटू आर प्लस एच, लेकिन बेलन का त्रिज्या को हमने क्या माना r1 और ऊंचाई को माना h1, तो r1 यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, h1 यहाँ भी हो जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, πrl होता है, तो πrl लिख लेते हैं, लेकिन शंकु के त्रिज्या को हमने क्या माना, तो शंकु की त्रिज्या को माना r2, तो लिख लेंगे यहाँ पे r2 और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल घटाना है ना, तो क्या हो जाएगा πr², लेकिन ये जो वृत्त है ये किसका वृत्त है, तो शंकु का है, तो जो उस शंकु का त्रिज्या होगा वही तो उस वृत्त का भी त्रिज्या होगा, तो शंकु का त्रिज्या को r2 न माने हैं, तो r2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम वैल्यू रखने का स्टार्ट करते हैं, वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2π, पाई का मान रख देते हैं कितना, तो पाई का मान हो जाएगा 22/7, ठीक है, 22/7। r1 का मान कितना है, तो r1 का मान है 6, ठीक है, और इंटू में क्या हो जाएगा 6 प्लस h1 का मान 8, ठीक है, और प्लस पाई का मान यहाँ भी रख देते हैं 22/7। पाई rl होता है ना, तो r2 का मान कितना है 3 और l का मान कितना है, तो 5, और इसमें से हमको घटाना है कितना, तो पाई का मान 22/7 और गुना r2 का मान कितना है, तो r2 का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है। कटने वाला तो कोई नहीं है, 7 से कोई नहीं कटेगा, इधर भी 7 से कोई नहीं कटेगा, इधर कटने वाले 8 6 14, ठीक है, इधर कटने वाला क्या हो जाएगा 2 गुने 22/7 गुने 6, और इस दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 14, जो कि ये 2 से कट रहा है, ठीक है, तो ये अपना अलग टर्म है। प्लस अब इस सभी को गुना करेंगे तो 5 तिया 15, और 15 को 22 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 330/7 हो जाएगा, और माइनस 22 को 9 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 198, ठीक है, 198/7 आ जाएगा, ठीक है। और इस सभी को आपस में गुना करने पर कितना हो जाएगा 22 दूनी 44 और 6 दूनी 12। 44 को अगर हम 12 से गुना करते हैं, 44 को 12 से नहीं, 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 को अगर 22 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 528, ठीक है, बिल्कुल सही था, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था लेकिन सही है। और 330 में अगर 7 से भाग दीजिए तो पॉइंट में कुछ आंसर आएगा ना, तो पॉइंट में ये कितना आ जाएगा, तो 47.14 आ जाएगा। इसमें से इसको अगर हम भाग देते हैं तो ये हो जाता है 28.28, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये दशमलव में गुना भाग थोड़ा लंबा हो सकता है, इसीलिए हमने पहले कर लिया। अब इसको देखिए जोड़ेंगे इस दोनों प्लस वाले को तो कितना होगा, 528 में 47.14 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 575.14, 575.14, उसमेमें से घटाना है 28.28, ठीक है। तो घटाने के बाद अपना आंसर कितना आ जाएगा 546.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है प्यारे भाइयों। समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं, एकदम कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, एकदम आंसर राइट आ गए। तो प्यारे मित्रों, समझने में अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बीच में थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। देखिए आप डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको वहाँ कुछ सोशल लिंक्स मिल जाएंगे, फेसबुक के,
इंस्टाग्राम के, टेलीग्राम के। तो इंस्टाग्राम पे जाके आप हमारी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ देख सकते हैं। वहाँ भी आप अपना कुछ मैसेज करके अपनी डिमांड कर सकते हैं, आप क्या चाहते हैं, किस चैप्टर से सोल्यूशन चाहते हैं, आप वहाँ इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको जो है सभी चीज़ यूट्यूब से रिलेटेड चाहे जो भी अपडेट होता है वो सबसे पहले कर दिया जाता है। वहाँ भी एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या चैनल है, ठीक है। तो वहाँ भी जुड़ जाइएगा आप, बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए नोट्स, PDF वगैरह फॉर्मूला जो भी होते हैं उन सब का व्यवस्था कर दिया जाएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ सब्सक्राइब करेंगे, ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल को, तो वहाँ भी ज़्यादा सोचेंगे, ठीक है। तो प्यारे भाइयों चलिए चलते हैं अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो प्यारे साथियों देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या कह रहा है, कहता है कि एक गोले एवं एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है। एक गोला है और एक घन है, तो गोला हमने बना लिया और एक घन बना लिया, ठीक है। और इस दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, समान है। तो सिद्ध करना है कि उसके आयतन का अनुपात कितना होगा, तो √6 अनुपात √पाई होगा, ठीक है। ये चीज हमको साबित करना है। कौन चीज दिया हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल समान और उसके आयतन का अनुपात निकालना है। तो प्यारे भाइयों इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है, इसका मतलब प्रश्न में क्या दिया हुआ है, तो प्रश्न से क्या दिया हुआ है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर है, तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के, ठीक है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर किसके है, तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के, ठीक है। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। प्यारे भाइयों तो आपको इसका फॉर्मूला तो मालूम ही होगा कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। तो प्यारे भाइयों देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर। चूंकि गोले की त्रिज्या को हमने माना है r और घन के भुजा को माना है a, ठीक है। तो प्यारे भाइयों देखिए यहाँ से हमको r का मान निकालना इजी होगा या फिर a का मान निकालना इजी होगा, ये सोचिए आप। तो चलिए हम प्यारे तरीके से a का ही वैल्यू निकाल लेते हैं, चूंकि इधर से कम ही टर्म है। तो यहाँ से a² बराबर क्या हो जाएगा, तो a² बराबर हो जाएगा 4πr² और इधर 6 गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में चला आएगा, ठीक है। अगर हमको a का वैल्यू चाहिए तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो इसी में रूट लग जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा 4πr² बट्टा 6, ठीक है। तो ये हमको क्या चला आया, मतलब उसके त्रिज्या मतलब घन की एक भुजा और गोले का त्रिज्या जो होता है उसके बीच संबंध पता चल गया, ठीक है। अगर घन का भुजा a है तो गोले का त्रिज्या कितना है, तो √4πr² बट्टा 6, ठीक है। तो अब देखिए यहां से हम आयतन निकालेंगे, ठीक है। तो नाउ क्या निकालना है, प्रश्न में किस चीज को सिद्ध करना है, ये देखिए। तो सिद्ध करना है कि उसके आयतन का अनुपात, तो किसके आयतन का अनुपात, तो गोले के आयतन का अनुपात और उसके बाद है घन के आयतन का अनुपात, ठीक है। पहले गोला फिर घन, ठीक है। तो प्रश्न से चलेंगे तो गोले का आयतन अनुपात निकालना है, तो अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। तो गोले का आयतन बट्टा क्या हो जाएगा, घन का आयतन। इसको किए किसके बराबर है, तो ये बराबर है √6 अनुपात √पाई के, ठीक है। तो यही चीज साबित करना है। तो प्यारे भाइयों आइए आप साबित कीजिए। तो गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन होता है 4/3πr³, ठीक है। और बट्टा घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन भुजा क्यूब होता है ना, लेकिन a बराबर क्या आ गया अपना, तो a का मान आया है रूट अंडर 4πr² बट्टा 6। तो क्या हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। प्यारे भाइयों इसको समझने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो अब देखिए ऊपर में क्या है 4/3πr³ तो है और नीचे में ध्यान दीजिएगा कि रूट वाला टर्म है। अगर मान लीजिए √2 है, इसको अगर हम 3 बार गुना करेंगे, √2 को √2 से 3 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 बार गुना होके ये बाहर में चला आएगा और एक बार √2 तो बच जाएगा ना, ठीक है। एक बार √2 तो बच जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा 4πr² बट्टा 6, 2 बार गुना करने से क्या हो जाएगा, रूट के बाहर चला आएगा, लेकिन एक बार तो रूट बच ही ना जाएगा। तो गुना में रूट अंडर 4πr² बट्टा 6 रूट के अंदर में बच जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि अब देखिए इसके आगे बड़ा ही इजी तरीके से हम सॉल्व कर देते हैं। आपको हर एक स्टेप को समझाना है ना। तो देखिए ये भाग में है ना, मतलब गुना, ये बट्टा है मतलब पूरे टर्म भाग में है। इसको अगर हम गुना में ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो क्या है 4/3πr³, ठीक है। और ये भाग में पूरा टर्म है तो इसको हम अगर गुना में ले जाएंगे तो ये 6 चला जाएगा ऊपर और 4πr² चला आएगा नीचे,
ठीक है। और इसको भी भाग को गुना में लाना है तो रूट के अंदर वाला टर्म 6 चला जाएगा ऊपर और 4 पाई आर स्क्वायर चला आएगा नीचे, ठीक है। तो अब देखिए इसके आगे कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ 4 से 4 कट रहा है और 3 से 3 दूना 6 कट रहा है, ठीक है। और ये पाई से ये पाई कट जाएगा और ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा तो एक ठो आर बच जाएगा, बाकी सभी टर्म तो कट गए। तो ऊपर में क्या बच गया, बाहर में सिर्फ 2r बचा ना, तो बाहर में क्या बच गया, सिर्फ 2r, ठीक है। और क्या बच गया 2r और गुना में क्या बच गया, रूट अंडर 6/4 पाई आर स्क्वायर, यह चीज बच गया। तो भाइयों अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये बाहर में अगर हमको 4 है, इसको अगर हम रूट में लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर में इसका स्क्वायर लिखना पड़ेगा, रूट अंडर 16, तभी तो उसका वर्गमूल क्या होगा, 4 होगा। अगर इस 2r को हम अगर रूट के अंदर में ले जाने चाहते हैं तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और r का वर्ग कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, तो इसको रूट अंडर 4r स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो रूट अंडर 4r स्क्वायर लिख ही सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो रूट के अंदर में 6 गुने 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा और r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो r स्क्वायर हो जाएगा और बट्टा में कितना दिया हुआ है, तो 4 पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैंसिल करते हैं कैंसिल होने वाला है, पाई से पाई कैंसिल तो नहीं होगा तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, तो क्या वैल्यू बचा, रूट अंडर 6/पाई बच गया, ठीक है। इसको आप अलग अलग लिखना चाहते हैं तो रूट के अंदर में 6 ऊपर में लिख सकते हैं और नीचे में रूट के अंदर में पाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्या साबित करना था वो चीज़ आ गया। गोला का आयतन और घन के आयतन का अनुपात कितना था, तो √6 अनुपात √पाई था। अगर इसी को आप अनुपात में लिखना चाहते हैं तो ऊपर वाले को पहले लिखिए तो √6 अनुपात और नीचे वाले को बाद में लिख लीजिए √पाई। तो यही चीज़ था प्रूव करना और उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ समझने में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा आप लोगों को। तो प्यारे भाइयों नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, फिर चलेंगे इसके बाद अपने अगला क्वेश्चन जो भी है क्वेश्चन नंबर 14, आइए उसको देखेंगे। तो प्यारे भाइयों अपना प्यारा सा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 आ गया है। देखिए क्या कहता है इसमें कि यदि कैपिटल V एवं कैपिटल S जो क्या है एक लंबवृत्तीय शंकु के आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ठीक है। V मतलब वॉल्यूम, S मतलब सरफेस एरिया, वॉल्यूम मतलब आयतन होता है, S मतलब सरफेस एरिया होता है। तो बड़ा वाला V और बड़ा वाला S क्या है, तो शंकु, आखिर इस दोनों जो फिगर बना है शंकु का और एक क्या बना है, तो गोला बना है। तो शंकु और गोला में बड़ा फिगर कौन सा है, तो शंकु है, तो बड़ा वाला जो लेटर होगा वो बड़े वाले का होगा। तो शंकु का आयतन क्या होगा, कैपिटल V, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो कैपिटल S। उसके बाद कह रहा है कि और स्मॉल v और स्मॉल s क्रमशः शंकु के अंदर अंतर्निहित गोले के आयतन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, ठीक है। आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये स्मॉल v और स्मॉल s क्या है, तो इस शंकु के अंतर्निहित मतलब अंदर में जो बना हुआ है इसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो हमको साबित करना है कि कैपिटल V बट्टा स्मॉल v मतलब कि शंकु का आयतन और इस गोले के आयतन का अनुपात किसके बराबर है, तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, उसके अनुपात के बराबर है, ठीक है प्यारे भाइयों। आइए अब इस क्वेश्चन में जो जो चीज़ हमने माना है वो चीज़ लिख लिया हमने। शंकु की त्रिज्या को मान लिया है, ये जो शंकु है पूरा, ये जो पूरा शंकु बना है इसका त्रिज्या क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, चूंकि यहाँ पर EB जो है एक क्या बनेगा, ऊपर में वृत्त बनेगा और उस वृत्त का त्रिज्या यही AB होगा ना, तो उसको मान लिया हम कैपिटल R। और इस शंकु की ऊंचाई जो है AD उसको मान लिया है कैपिटल H और इसकी तिरछी ऊंचाई ये जो है तिरछी ऊंचाई इसको मान लिए L, ठीक है। तो अब देखिए सभी का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB क्या है, त्रिज्या हमने माना है तो AB बराबर किसके हो जाएगा, R के, ठीक है। और BD बराबर L के है ना, तो ये BD जो है ये क्या है, तिरछी ऊंचाई है तो ये बराबर हो गया L के। और AD क्या है, तो AD ये ऊंचाई है तो ये बराबर हो जाएगा H के, ठीक है। अब देखिए OA कहाँ है, तो OA जो है ये इस गोले का त्रिज्या है, अंदर में जो गोला बना हुआ है ये OA क्या होगा, त्रिज्या होगा, केंद्र से लेकर परिधि तक के बीच की दूरी त्रिज्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो त्रिज्या होगा ही जो कि ऊंचाई में ही सम्मिलित है, ऊंचाई में ही मिला हुआ है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि गोले के केंद्र से ना इसके किसी तिरछी ऊंचाई वाला जो भुजा होगा ना इसके दोनों तरफ, तो किधर भी आप खींच सकते हैं। तो इधर जो है इस भुजा पर BD पर लंब खींच लिए इसके केंद्र से, गोले के केंद्र से, ठीक है। तो ये लंब खींचे हैं तो यहाँ तक 90 डिग्री का कोण बनेगा और त्रिज्या जो होता है वो अपने जिस परिधि से मिलता है तो वहां पर लंब ही होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर AD भुजा बराबर पूरे
पूरे किसके बराबर है, h के बराबर है। और उसमें से अगर हमको सिर्फ OD चाहिए यहाँ तक, तो ऊपर वाला r है त्रिज्या, तो वो त्रिज्या क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब इस OD को हम लिख सकते हैं h माइनस आर। तो वही OD को हमने लिखा है h माइनस आर, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है और गोला में यहाँ से यहाँ तक लंब लिए हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, त्रिज्या के ही बराबर होगा, तो ये भी हो जाएगा r, ठीक है। तो अगर पूरे BD का लंबाई l है, तो अगर हमको DC चाहिए, DC या फिर CD लिख सकते हैं, तो पूरे की लंबाई में से ये r घट जाएगा। तो यहाँ तक हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या सोचना है, आइए देखते हैं। तो यहाँ देखिए इस साइड में, दाहिने साइड में दो तरह का त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज बन रहा है OCD और एक त्रिभुज बन रहा है ADB, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज में चलेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे अब किस किस में चलना है, तो त्रिभुज ये कौन सा है, DOC, त्रिभुज DOC तथा किस में चलेंगे, तो त्रिभुज DAB में, ठीक है, DAB में। तो ध्यान दीजिएगा कि इस त्रिभुज DOC और DAB में एक एंगल जो है, एक कोण जो है कॉमन है, दोनों में आ रहा है। कौन सा कोण, तो ये एंगल D आ रहा है, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ से हम एंगल D बराबर एंगल D क्या है, दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है, जो दोनों त्रिभुज में कॉमन होगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद कि अगर हम इस त्रिभुज में, अगर देखिए ध्यान दीजिएगा कि अगर इधर 90 डिग्री का कोण बनना है, तो इधर भी क्या होगा, 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। तो प्यारे भाइयों, इस त्रिभुज DOC में ये एंगल C क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। और त्रिभुज DAB में एंगल A क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के, ठीक है। तो अब यहाँ से हम देखिए किसी दो त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो गया, तो आपने थ्योरम में तो पढ़ा ही होगा कि जिस दो त्रिभुज के दो कोण, दो संगत कोण आपस में बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, आपस में समरूप होते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा, AA त्रिभुज की समरूपता से, AA त्रिभुज की समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। मतलब त्रिभुज DOC समरूप हो जाएगा किसके, तो त्रिभुज DAB के समरूप हो जाएगा, ठीक है। अब जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा, ठीक है। अब संगत भुजाएं कौन कौन से लेना है, तो ध्यान दीजिएगा कि इस छोटे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज DOC में क्या है, OD। तो OD किसके सामने वाला है, तो कोण C के सामने वाला। कोण C क्या है, समकोण है। तो इस त्रिभुज के, छोटे वाले त्रिभुज के समकोण के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, OD। तो बड़े वाले त्रिभुज के भी समकोण वाले सामने, समकोण के सामने वाला भुजा लेंगे। तो बड़ा वाला त्रिभुज DAB है, इसके समकोण के सामने वाला भुजा क्या है, तो BD है, ठीक है, BD। और कौन सा एंगल बराबर है, तो एंगल C बराबर एंगल 90 डिग्री था, और एंगल D बराबर एंगल D बच गया। तो छोटे त्रिभुज में इस D के सामने वाला भुजा कौन सा है, OC है, ठीक है। छोटे त्रिभुज में एंगल D के सामने वाला भुजा OC, और बड़े वाले त्रिभुज में एंगल D के सामने वाला भुजा AB, ठीक है। तो रेशियो इसका बराबर होगा। संगत कोण मतलब यही होता है कि जो कोण आपस में बराबर हैं, उसके सामने सामने वाले भुजा का अनुपात क्या होगा, समान होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने लिख दिया। अब देखिए इसका वैल्यू क्या क्या है वो लिखेंगे, ठीक है। तो इसका वैल्यू है, OD किसके बराबर है, तो OD H माइनस आर के बराबर है। तो OD बराबर किसके है, H माइनस आर के। और ये BD किसके बराबर है, तो यहाँ नहीं लिखा हुआ था, फिगर में ध्यान दीजिए, यहाँ से B और यहाँ से D। BD किसके बराबर है, L के। और हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि BD बराबर क्या है, L है। तो नीचे में क्या हो जाएगा, L बराबर OC किसके बराबर है, तो OC किसके बराबर है, त्रिज्या के मतलब R के बराबर है। और AB किसके बराबर है, तो AB बराबर है कैपिटल R के, ठीक है। AB बराबर है कैपिटल R के। प्यारे भाइयों, अब यहाँ से अपनी त्रिज्या और वो जो शंकु का त्रिज्या, इस दोनों के बीच रिलेशन चला आएगा, ठीक है। तो इसके आगे का सॉल्यूशन करेंगे, थोड़ा सा लंबा होने वाला है इसका सॉल्यूशन, इसीलिए हम छोटे छोटे अक्षरों में कर रहे हैं, उतना मैनेज कर लीजिएगा। आप इस दोनों का क्रॉस गुणन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो R को एक बार H से गुना करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा RH, ठीक है। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इस R को स्मॉल r से गुना करना पड़ेगा, तो R इंटू स्मॉल r हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, L इंटू स्मॉल r हो जाएगा, ठीक है। R इंटू स्मॉल r हो जाएगा। अब प्यारे भाइयों देखिए, इधर से हमको सिर्फ RH का मान चाहिए, तो क्या हो जाएगा, RH बराबर हो जाएगा LR, और माइनस में है इधर, तो प्लस में चला जाएगा RR, ठीक है। अब इस दोनों में से कॉमन आ रहा है स्मॉल r, ठीक है। तो स्मॉल r कॉमन आ रहा है, तो RH का मान क्या हो जाएगा, R कॉमन लेंगे दोनों में से, तो R इंटू L प्लस R बचेगा,
ठीक है। तो यहाँ से आर एच का मान चला आया, मतलब शंकु के त्रिज्या और उसकी ऊंचाई का गुणनफल किसके बराबर है, तो वृत्त इस गोले के त्रिज्या इनटू शंकु के मतलब तिर्यक ऊंचाई और प्लस शंकु की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर है। ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम चलेंगे साबित करने वाले पे कि अब हमको साबित क्या करना है। ठीक है। तो हमको साबित करना था कैपिटल भी बट्टा स्मॉल भी बराबर कैपिटल एस बटे स्मॉल एस। ठीक है। तो देखते हैं इतने कम जगह में सॉल्व हो पाता है कि नहीं। ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ से नाउ कैपिटल भी बट्टे स्मॉल भी किसके बराबर होगा, कैपिटल भी क्या है, तो इस शंकु का आयतन है और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/3 पाई और शंकु की त्रिज्या को हमने क्या माना, तो कैपिटल आर माना, तो कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा और इसकी ऊंचाई को हमने क्या माना, कैपिटल एच माना, तो ये कैपिटल एच हो जाएगा। और बट्टा में शंकु में चलते हैं, शंकु में नहीं गोले में चलते हैं, क्योंकि छोटा वाला जो भी है इस छोटे वाले गोले का आयतन है। तो गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। गोले का आयतन यही होता है 4/3 पाई आर क्यूब और गोले का त्रिज्या हमने क्या माना है, स्मॉल आर माना है, तो स्मॉल आर का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है। तो प्यारे साथियों अब देखिए इसके बाद क्या करना है, तो 1/3 लिख सकते हैं और पाई तो लिख ही सकते हैं और आर स्क्वायर है तो एक बार हम आर को लिख देंगे और गुने आर एच भी लिख सकते हैं। ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं, चूंकि आर को आर से गुना करेंगे तो आर स्क्वायर हो ही जाएगा और नीचे में क्या है 4/3 पाई आर क्यूब है। ठीक है। इतने छोटे छोटे अक्षर जो है देखने में कोई प्रॉब्लम भी हो रहा है जरूर बताइएगा कमेंट करके। अब देखिए यहाँ से नीचे में 3 है और नीचे में 3 है, ये कट गया, पाई है नीचे में तो पाई है, ये कट गया। ठीक है। तो क्या बच गया, अब बच गया सिर्फ 1/4 बचा। ठीक है। और चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, आर एच को आप क्या लिख सकते हैं, आर एच को लिख सकते हैं आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है। तो आर गुने क्या हो जाएगा, आर इंटू एल प्लस आर, एल क्या है कैपिटल वाला है, एल प्लस आर लिख सकते हैं और बट्टा में क्या हो जाएगा, आर का क्यूब हो जाएगा। ठीक है। आर का क्यूब हो जाएगा और नीचे में क्या है 4 भी है ना, तो ये 4 नीचे में रहेगा तो 4r क्यूब हो जाएगा। ठीक है। तो प्यारे भाइयों देखिए अब यहाँ पे कटने वाला टर्म कौन सा है, तो ये r से ये कट जाएगा, कितने से, एक r इसमें से कट जाएगा तो बच जाएगा r स्क्वायर। ठीक है। तो ऊपर में क्या बच गया, r इंटू एल प्लस आर और बट्टा में क्या बच गया 4r स्क्वायर बच गया। ठीक है। तो ये कैपिटल भी बट्टे स्मॉल भी आया। ठीक है। अब चलेंगे क्या निकालेंगे, तो कैपिटल एस बट्टे स्मॉल एस। ठीक है। तो कैपिटल एस क्या है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और छोटा वाला एस क्या है, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है। और इस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो इस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर, लेकिन इस शंकु के त्रिज्या को हमने क्या माना है, कैपिटल आर माना है, तो कैपिटल आर हो जाएगा इंटू और तिर्यक ऊंचाई को भी कैपिटल एल माने हैं और पाई आर इंटू एल प्लस आर हो जाएगा ना। ठीक है। शंकु का जो भी चीज है उसको हमने कैपिटल में माना है। ठीक है। पाई आर इंटू एल प्लस आर हो जाएगा और शंकु का और गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन नहीं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, देख लीजिए, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद बच रहा है कुछ नहीं। ठीक है। तो प्यारे तरीके से ये सॉल्व हो गया, जो चीज़ लाना था वो आ गया, आर इंटू एल प्लस आर तो आ गया, स्मॉल आर नहीं कैपिटल आर आना था। ठीक है। कैपिटल आर आना था, पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो साथियों देखिए अपना मिस्टेक कहाँ हुआ था, यहाँ आर में दोनों में कॉमन लिए तो कैपिटल आर और कैपिटल एल और कैपिटल आर बच रहा था। ठीक है। तो यहाँ तो कैपिटल एल और कैपिटल आर अंदर में बचेगा, यहाँ भी क्या होगा कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ भी कैपिटल आर होगा। ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था चूंकि पेचीदा क्वेश्चन है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है। तो जो लाना था वो तो आ गया, तो यहाँ से हम लिख देंगे कि अतः दोनों का आयतन मतलब कैपिटल भी बट्टे स्मॉल भी बराबर किसके हो गया, कैपिटल एस बट्टे स्मॉल एस के। यही चीज़ प्रूव करना था। देख लीजिए यहाँ से कैपिटल भी बट्टे स्मॉल भी का मान भी इतना ही आया, कैपिटल एस बट्टे स्मॉल एस का मान भी इतना ही आया। तो प्यारे मित्रों उम्मीद करते हैं कि समझने में किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। तो चलिए अब चलेंगे इसके बाद अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ।
तो प्यारे भाइयों, अपना प्यारा सा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें क्या कहता है और इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें कह रहा है कि एक लोहे के खंभे का कुछ भाग बेलनाकार है। लोहा का खंभा है, इसका कुछ भाग बेलनाकार है और कुछ भाग क्या है, शंक्वाकार है। यदि बेलन एवं शंकु प्रत्येक के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, मतलब बेलन का भी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और शंकु के आधार का भी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, प्यारे तरीके से क्वेश्चन को पढ़िए, एकदम समय देकर पढ़िए और फिर सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, बड़े ही प्यारे तरीके से सॉल्व होंगे। कह रहा है कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई 240 सेंटीमीटर है, तो इसमें जितना भाग बेलन है ना उसका ऊंचाई कितना हो गया, 240 सेंटीमीटर, और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई है 36 सेंटीमीटर। तो खंभे का भार ज्ञात करें, और भार ज्ञात करना है जबकि दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है, तो 7.8 ग्राम होता है। तो प्यारे भाइयों, बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है। इसका भार ज्ञात करना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये किस चीज का यूनिट है, आयतन का। तो हमें निकालना होगा आयतन, इसका भार निकालना है, इसका मतलब आयतन निकालना है। तो देखते हैं यहां से हम ठोस का आयतन या फिर खंभे का आयतन लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम खंभे का आयतन। अब खंभे का आयतन क्या हो जाएगा, तो खंभे का आयतन पूरा का निकालना है ना, पूरे का आयतन निकालना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा, बेलन के आयतन में जोड़ देंगे किसका आयतन, तो इस शंकु का आयतन ऊपर वाले भाग का। तो बेलन और शंकु दोनों का आयतन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो प्यारे भाइयों, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच, त्रिज्या तो दोनों का सेम है ना, तो पाई आर स्क्वायर, और बेलन की ऊंचाई को हमने क्या माना है, तो कैपिटल एच। ठीक है, और प्लस शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई, आर तो दोनों का सेम है तो आर स्क्वायर, एच क्या है, तो शंकु का ऊंचाई स्मॉल एच है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से पाई आर स्क्वायर और यहाँ भी पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लेने के बाद यहाँ से बच रहा है एच, और यहाँ से बच रहा है क्या, स्मॉल एच बट्टे 3। ठीक है प्यारे भाइयों, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सभी का वैल्यू पुट करेंगे। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, और त्रिज्या कितना है, स्मॉल आर का मान कितना है, 8 सेंटीमीटर, तो 8 गुना 8 हो जाएगा चूंकि आर स्क्वायर है, और कैपिटल एच का मान कितना है, तो 240। ठीक है, 240 प्लस स्मॉल एच का मान कितना है, तो 36 और बट्टा 3 हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक क्या हो जाएगा, 22/7 गुना 8 गुना 8। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या है, 240, और इसको काटेंगे तो 12 या 36 कट जाएगा। तो 240 में 12 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 252 होगा, और डायरेक्ट से हम गुना करके क्या लिख सकते हैं, 252। ठीक है, और 7 से ये कट रहा है, 7 तिया 21 और 7 छके 42। ठीक है, तो क्या बच गया, 22 गुने 88 64 और गुने 36 बच गया। ठीक है, अब देखिए इसको गुना करके कितना आना चाहिए, तो गुना करके आता है 50,688, 50,688 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया, इसका आयतन आ गया। लेकिन क्या निकालना है, इसका भार निकालना है ना, तो चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन कितने के बराबर है, 1 सेंटीमीटर आयतन जो है मतलब कितने के बराबर है, तो 7.8 ग्राम के बराबर है, 7.8 ग्राम के बराबर है। इसीलिए जितना आयतन आया है तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, तो 50,688 सेंटीमीटर क्यूब आयतन जो है ये बराबर हो जाएगा कितने के, तो 7.8 से गुना कर देंगे इतने में, तो 50,688 गुने 7.8 ग्राम। ठीक है, ये ग्राम में आएगा, और इसको अगर हम किलोग्राम में चेंज करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। और प्लस में ये पॉइंट को हटाने के लिए पॉइंट के बदला में 1 होगा, और पॉइंट के बाद कितना अंक था, 1 ही अंक था, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे भाइयों, अब देखिए इस दोनों को गुना करने के बाद कितना आ रहा है, तो ऊपर वाले सभी को गुना करने के बाद आ जाएगा 3 9 5 3 6 6, 3 9 5 3 6 6, और क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, और बट्टा क्या हो जाएगा, 1 पर 4 0, 1 पर 4 0। ठीक है, 1 पर 4 0 आ जाएगा, तो 1 2 3 4 395। ठीक है, तो ये ग्राम था, और इसको 1000 से अगर हम भाग कर दिए तो ये किलोग्राम में चेंज हो गया। अब देखिए सीधे से क्या करना है, 1 पर 4 0 से भाग देना है। तो ऐसा भाग देने के लिए एक ट्रिक है, अगर नीचे में 4 0 है ना, तो ऊपर में सिर्फ 4 अंक के बाद पॉइंट को खसका दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 395.3664।
4 अंक के बाद दशमलव घसका दिए तो नीचे वाला हट जाएगा। क्या इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर इतना 395.36 kg तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, दशमलव के बाद 2 अंक तक ही लिया हुआ है आंसर। तो प्यारे मित्रों, समझने में किसी प्रकार का डाउट होगा तो जरूर बताएगा कमेंट करके। प्यारा सा हमने निकाला, इस पूरे खंभे का आयतन निकाल लिए और 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन जो है 7.8 ग्राम वजन के बराबर था। तो 7.8 से अगर गुना करेंगे तो ग्राम हो जाएगा वो, लेकिन ग्राम बहुत लंबा यूनिट होने वाला है, इसीलिए हम उसको किलोग्राम में चेंज कर ले। तो किलोग्राम से चेंज करने के लिए ग्राम को 1000 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो 1000 से भाग दिया हमने और इस दशमलव को हटाने के लिए नीचे में 10 से भाग देना पड़ा और बाकी कैलकुलेशन करने के बाद सभी कुछ सामने में ही है। ठीक है, आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। फिर चलेंगे अपने अगले प्यारे क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो प्यारे भाइयों, अपना अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 में कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही प्यारा सा है। इसमें कह रहा है कि एक खोखला बेलन एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। एक बेलन हमने बना लिया, ये खोखला है और ये एक क्या है, अर्धगोले पर अध्यारोपित है, मतलब अर्धगोले पर रखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि यदि बेलनाकार भाग की गहराई 4 सहित 2/3 हो, 4 पूर्णांक 2/3, और पूर्णांक को आप चेंज करना जानते हैं कि पूर्णांक में जो साइड में रहेगा उसको नीचे वाले से गुणा करते हैं और ऊपर वाले में जोड़ के बाकी जो भिन्न होता है वो लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 × 12 = 14/3। बेलनाकार भाग की गहराई दिया हुआ है, तो बेलनाकार भाग की गहराई मतलब बेलन का ऊंचाई। तो हमने लिख लिया बेलन की ऊंचाई बराबर कितना है, 14/3 मीटर है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि और अर्धगोले का व्यास है 3.5 मीटर। अर्धगोले का व्यास अगर 3.5 मीटर है, व्यास मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितना है, 3.5 मीटर है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, उसका आधा। तो अर्धगोले का त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3.5 का आधा, और पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 10 से भाग करना पड़ेगा और नीचे में 10 से भाग करने के नीचे वाला 20 हो जाएगा। तो 35/20 हो जाएगा। तो 7×35, 4×5 कैंसिल करके 7/4 मीटर हो गया। ये तो बहुत ही हल्का चीज है, आप लोग समझ सकते हैं। तो हमको कह रहा है क्वेश्चन में कि तो इस आकृति का आयतन एवं आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। प्यारे दोस्तों, इस फिगर का हमको आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। आइए अब निकालते हैं इसका आयतन और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होने वाला है, इसीलिए हम कॉपी पे पहले नोट कर चुके हैं। ठीक है, तो लिखेंगे अब पहला में क्या निकालना है, तो इस आकृति का आयतन। ठीक है, तो आकृति का आयतन क्या हो जाएगा, पूरे का आयतन निकालना पड़ेगा। किसका किसका, तो बेलन का और साथ में किसका, अर्धगोले का। ठीक है, अर्धगोले का भी आयतन निकालना पड़ेगा। तो बेलन प्लस अर्धगोले का आयतन हो जाएगा क्या, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, बाकी सब कुछ पता ही है। तो बेलन का आयतन होता है πr²h। ठीक है, और बेलन की ऊंचाई को हमने स्मॉल r माना है और उसका त्रिज्या जो होगा अर्धगोले के त्रिज्या के बराबर है, रहने देते हैं। और अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, तो 2/3 πr³। ठीक है, अब यहाँ से देखिए πr² और πr² कॉमन आ जाएगा। तो πr² कॉमन लेने के बाद यहाँ से बच रहा है h और यहाँ से 2/3 भी बच रहा है और एक ठो r भी बच रहा है। अब सबका मान रखेंगे, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना है, 14/3 है, 14/3 नहीं है, 7/4 है। त्रिज्या 7/4 है, तो 7/4 का 2 बार क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, इनटू h है। h का मान कितना है, 14/3 है, प्लस त्रिज्या कितना है, तो 7/4 है ना, तो 2/3 में 7/4 से गुना हो जाएगा। तो 2 से 2 दूनी 4 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे, 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22 कट गया। तो यहाँ बच गया बाहर में 77/4 दूनी 8 और इंटू में बच गया 14/3 प्लस 7/6। ठीक है, 7/6 बचा, 7/6 प्लस 14/3 एकदम सही है। कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, 77/8 इंटू इसका एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, 3 दूनी 6 तो 14 दूनी 28 हो जाएगा, 6 × 6 तो 7 × 7 हो जाएगा। तो क्या आया, 77/8 गुना, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, बट्टा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैंसिल होने वाला है, कटने वाला है तो नहीं है। 77 को 35 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 77 को 35 से गुना करने के बाद हो जाता है 2695 और उसमें भाग देना है 8 छक्के 48 से। ठीक है, और इसको भाग देने के बाद ये पॉइंट में कुछ आएगा तो 56.145 आएगा। ठीक है, तो प्यारे भाइयों, इसका जो अपना प्यारा सा आंसर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 ही अंक लिया है, 56.145
सेंटीमीटर नहीं मीटर होगा, मीटर क्यूब हो जाएगा चूंकि आयतन है। ठीक है, अब इसके बाद निकालना है हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल इस फिगर का। ठीक है, आयतन का आंसर तो मैच कर गया। अब आइए पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। सेकेंड नंबर में क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा। इस पूरे फिगर का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हमको चाहिए, आइए देखिए बेलन कैसा है, तो बेलन है खोखला, और खोखला बेलन है, इसका मतलब क्या होगा कि इसका ऊपर वाला जो ये वृत्ताकार पृष्ठ है ये नहीं होगा। बेलन खोखला है तो फिर साइड वाला भाग ही सिर्फ होगा और ये साइड वाला भाग ही होगा। तो बाकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले हमको इस बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना होगा, मतलब इस दोनों साइड से जो सतह है इसका क्षेत्रफल, और साथ में क्या होगा इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो दोनों का वक्र पृष्ठ लेना पड़ेगा। तो बेलन और अर्धगोला दोनों का क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है, बेलन प्लस अर्धगोला दोनों का क्या होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग लिख लेना आराम से। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है 2πr/h, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πr²। ठीक है, अब देखिए दोनों का त्रिज्या तो सेम ही है ना, ऊंचाई है तो एक ही में है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2πr और 2πr कॉमन आ रहा है, तो 2πr इंटू यहाँ से बच जाएगा h और यहाँ से बच जाएगा एक ठो r। ठीक है, अब मान रखेंगे सबका, तो 2 गुने पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितना है, तो ये है 7/4। ठीक है, और इंटू में h का मान कितना है, तो 14/3 है, तो 14/3 में जोड़ देंगे 7/4। ठीक है, 14/3 में जोड़ देंगे 7/4। तो प्यारे भाइयों देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, और 2 से 2 दूनी 4 कटेगा, और 2 से ये 11 से कट जाएगा। बाहर में बच गया सिर्फ 11, और इंटू में इसका एलसीएम लेंगे तो 12 होगा। 3 चौके 12 तो 14 चौका 56 हो जाएगा, और प्लस 4 तिया 12 तो 7 तिया 21 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा 11 गुने 6 1 7 5 2 7/12 हो जाएगा। ठीक है, अब 77 को आप 11 से गुना कीजिए तो कितना होता है, ये हो जाएगा 847, और बट्टा में आएगा 12। ठीक है, अब इसका आंसर जो है ना दशमलव में नहीं दिया हुआ, इसका आंसर पूर्णांक में दिया हुआ है। तो पूर्णांक में कितना हो जाएगा, 70.7/12 मीटर स्क्वायर। चूंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर में आएगा, और यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। और ये क्वेश्चन नंबर 16 का पूरा सॉल्यूशन आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए, और फिर भी अगर ना समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो प्यारे भाइयों चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो प्यारे भाइयों देखिए अपना प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है इसमें, कि एक खोखले अर्धगोलाकार बर्तन के आंतरिक एवं बाह्य व्यास क्रमशः 24 सेंटीमीटर और कितना है 25 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन के चारों तरफ 7 पैसे वर्ग सेंटीमीटर की दर से रंगने का खर्च ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई बर्तन है कटोरा के टाइप का है, इस तरह से है खोखला, और इसका मोटाई कितना है, तो मोटाई इतना है। ठीक है, ये जो है ना इसका मोटाई है। ठीक है, तो प्यारे भाइयों ये बीच में बर्तन पूरा खाली होगा, और इस बर्तन का मोटाई इतना है, तो इसको रंगने का खर्च ज्ञात करना है। तो रंगेंगे कितने भाग को, तो जितना उस बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतने ही भाग को रंगेंगे। तो प्यारे भाइयों देखिए इस क्वेश्चन में जो चीज़ दिया हुआ था, तो इस बर्तन का अर्धगोले का बाहरी व्यास कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो बाहरी त्रिज्या कितना हो जाएगा 25/2। आंतरिक त्रिज्या दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो आंतरिक व्यास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो आंतरिक त्रिज्या कितना हो जाएगा 24/2, और कैंसिल करने के बाद 12 सेंटीमीटर। अब देखिए इस बर्तन का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, तो बाहरी अर्धगोले का, मतलब बाहर से जो अर्धगोला है ना उसका संपूर्ण पृष्ठ ले लेंगे। ठीक है, बाहरी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, तो बाहरी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ फिगर में ध्यान दीजिएगा, ये बाहर से जो भी पृष्ठ बन रहा है ना ये पूरे का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ऊपर में कितना कैसा पृष्ठ बन रहा है, एक छोटा वाला जो है ये, और ये बन रहा है, ऐसा बन रहा है ऊपर में। ठीक है, तो हमको सिर्फ चाहिए उस बर्तन का संपूर्ण पृष्ठ ना, तो ये साइड से जो है ये भाग जो बचेगा इसको भी तो रंगना पड़ेगा कि नहीं रंगना पड़ेगा। एकदम ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, तभी समझ में आएगा। ऊपर से जो भाग है ये बीच वाला जो भाग है ये तो खाली है, इस भाग को तो नहीं रंगेंगे, क्योंकि कटोरा का एग्जांपल आप ले सकते हैं, थोड़ा सा मोटा कटोरा। ठीक है, अब इस तरह से है तो इस भाग को ही सिर्फ रंगना है, तो इस भाग को तो नहीं रंगना। पहले चलिए अब ये जो अंदर वाला भाग बच गया इसको भी तो रंगना पड़ेगा ना, तो प्लस ये अंदर वाला भाग जो है ये क्या है, वक्र पृष्ठ है ना, तो आंतरिक अर्धगोला जो होगा, आंतरिक अर्धगोला
उसका क्या लेना पड़ेगा, तो आंतरिक अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, ठीक है। और उसके बाद घटाना क्या पड़ेगा, तो ये जो भाग है छोटा वाला वृत्त जो बन रहा है ऊपर में, तो इस भाग को तो पेंट नहीं ना करेंगे, इसके नीचे बीच वाले भाग को, तो उस वाले भाग को घटा देंगे। तो ये जो आंतरिक वृत्त बन रहा है उसका क्षेत्रफल घटा देंगे, तो आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, ठीक है। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, पहले क्या करेंगे, पूरे बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लेंगे बाहर से, तो पूरे भाग को तो रंगेंगे, लेकिन इसका जो ये बीच वाला भाग है ये क्या है, खाली है, इसको तो हम नहीं रंगना है, हमको रंगना है फिर इसके साइड वाले भाग को ही ना। तो संपूर्ण पृष्ठ एक बार ले लिए और इस बीच वाले अर्धगोला जो अंदर में बन रहा है उसका वक्र पृष्ठ ले लिए, और ऊपर में जो ये भाग बच गया उसको तो नहीं रंगना है, तो उसको हम घटा देंगे, चूंकि संपूर्ण पृष्ठ लिए थे पहले, ये चीज आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब बताइए कि बाहरी अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, ठीक है। बाहरी अर्धगोला के त्रिज्या को माना है कैपिटल R, तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 पाई कैपिटल R का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद है आंतरिक अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर होता है, और आंतरिक है तो स्मॉल r मानेंगे, और इसमें से घटाना है क्या, तो आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल, तो आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा अब यहाँ से 3 पाई r स्क्वायर और 2 पाई r स्क्वायर में से 1 पाई r स्क्वायर घटेगा, तो सिर्फ एक ही पाई r स्क्वायर बच जाएगा। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, तो पाई कॉमन आ रहा है, तो पाई कॉमन ले लेंगे, तो अंदर में बचेगा 3r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। हाँ, तो प्यारे भाइयों आइए आप सभी का वैल्यू पुट करते हैं। तो पाई का मान रख देंगे 22/7 और इंटू में क्या हो जाएगा 3, इंटू में r स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, और नीचे में 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और प्लस स्मॉल r का स्क्वायर है तो स्मॉल r का मान कहते हैं 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, और बड़ा वाला ब्रैकेट है तो बड़ा वाला ब्रैकेट ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 22/7 इंटू में, और 625 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1875/4 प्लस 144 आएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा करना है, गुना भाग, इसीलिए समय को बर्बाद नहीं करने के लिए पहले ही कैलकुलेशन कर लिए हैं। और इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो नीचे में एलसीएम आएगा 4, ऊपर में यहाँ 1875 आ जाएगा, और प्लस नीचे में 1 चौके 4, तो 4 से गुना करना पड़ेगा ऊपर वाले को, तो 144 को अगर हम 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 576, ठीक है। पहले ही कैलकुलेशन करके रखे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, ये तो 22/7 है तो 22/7 रहेगा, गुना में इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2451, और बट्टा में क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो प्यारे भाइयों अब देखिए कटने वाला टर्म कौन कौन सा है, तो ये 4 से 2 मरतबे कट जाएगा, 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, ठीक है। अब इस दोनों को गुना करने के बाद आता है 26,961, और बट्टे 7 दूनी क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम भाग करते हैं तो भाग करने के बाद कितना आ जाएगा, भाग करने के बाद कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा भाग करने के बाद 1925.78 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन प्यारे भाइयों क्वेश्चन में क्या कह रहा था, 17 नंबर क्वेश्चन में कि इस बर्तन के चारों तरफ 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से खर्च ज्ञात करना है। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या आया, इसका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। इसको 7 पैसे के दर से रंगना है तो 7 से गुना हो जाएगा, और पैसा है ना तो इसको रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाले को इससे 7 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 7 से गुना करने के बाद कितना आता है 13,480.46, 13,480.46, ठीक है, और बट्टे 100 हो जाएगा। नीचे में 100 से भाग देना तो सीधे 2 अंक खसका देंगे, तो 134.8 रुपया हो जाएगा खर्च, ठीक है। तो यहाँ से जो हमने निकाला है, ये क्या निकाला हमने, तो खर्च निकाला है हमने, इसीलिए हम 7 से गुना कर दिए तो उतना पैसा हो जाएगा, और पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है। तो प्यारे मित्रों चलिए साइड हो जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट करना चाहते हैं तो नोट
कर सकते हैं। फिर इसके बाद चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो प्यारे भाइयों, अपना जो 18 नंबर प्रश्न है इसमें कह रहा है कि एक कमरा बेलनाकार है। ऐसा करके फिगर बनेगा इसका बेलनाकार, और जिसका ऊपरी सिरा क्या है, तो ऊपरी भाग अर्धगोलाकार है। तो बेलनाकार के ऊपर एक अर्धगोलाकार फिगर बना लेंगे, तैयार कर लेंगे। और कह रहा है कि यदि कमरे में हवा का आयतन 48.51 मीटर क्यूब है, तो वो हमने लिख लिया कमरे का आयतन कितना है, 48.51 मीटर क्यूब। कमरे का आयतन जितना होगा उतना ही उसमें हवा आएगा, तो जितना हवा का आयतन है उतना क्या होगा, कमरे का आयतन होगा। ठीक है। अब कहता है क्वेश्चन में मेन बात कि यदि तथा आंतरिक व्यास जो है कमरे का, इस कमरे का जो आंतरिक व्यास है वो उसकी पूरी ऊंचाई के बराबर है। तो प्यारे भाइयों, इसका व्यास जो होगा ये कितने के बराबर होगा, इस कमरे का पूरा व्यास, अगर त्रिज्या r है तो पूरा व्यास कितने के बराबर होगा, 2r के बराबर। ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि इसका जो आंतरिक व्यास है वो इसकी पूरी ऊंचाई के बराबर है। ये पूरा ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो h मान लेते हैं इसको। अगर देखिए इसका त्रिज्या अगर r है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, r ही होगा। होगा कि नहीं होगा r? तो यहाँ से यहाँ तक अगर r हो गया, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर r हो गया तो ये आंतरिक व्यास जो है इसकी पूरी ऊंचाई के बराबर है। तो अगर व्यास 2r है तो ऊंचाई भी कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। मान लीजिए x के टर्म में कि अगर 2x है तो पूरी ऊंचाई कितने हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से त्रिज्या को मान लेते हैं कि x के बराबर है। तो मान लेते हैं कि अर्धगोला और बेलन की त्रिज्या कितना है, x है। तो अगर ये x है, अगर ये x है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये भी तो x ही होगा, यहाँ से यहाँ तक भी इसका त्रिज्या ही होगा। ठीक है। अगर ये पूरा 2x है तो x हमने घटा दिया, तो ये जो बच गया ये कितना हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, x मीटर ही हो जाएगा। ठीक है। मतलब बेलन का ऊंचाई भी x मीटर आ गया और बेलन का त्रिज्या भी x मीटर आ गया, अर्धगोले का त्रिज्या भी x मीटर आ गया। तो ये चीज़ समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं रहना चाहिए आपके मन में। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कमरे में हवा का आयतन 48.51 मीटर क्यूब है तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात करें। और कमरे का ऊंचाई किसके बराबर है, तो x के बराबर है, x के और x के। कमरे का पूरा ऊंचाई निकालना है, मतलब 2x का मान निकालना है। ठीक है। तो प्यारे भाइयों, आइए हम निकालते हैं इसका वैल्यू। ठीक है। हाँ, तो आइए अब चलते हैं। प्रश्न से क्या दिया हुआ था, प्रश्न से दिया हुआ है कि कमरे का आयतन, प्रश्न से कमरे का आयतन कितना दिया हुआ है, 48.51 मीटर क्यूब। ठीक है। तो देखिए कमरे का आयतन पूरे का क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। और बेलन का आयतन क्या होता है, πr² और अर्धगोला का आयतन क्या होता है, तो 2/3 πr³ होता है। बराबर कितने के हैं, तो 48.51 के बराबर है। ठीक है। अब इसका जो है जो भी कॉमन लेने वाला भाग है, जो भी वैल्यू है पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको r का मान आएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम पाई कॉमन ले सकते हैं, r² कॉमन ले सकते हैं। तो πr² कॉमन लिए तो यहाँ से बच गया h, यहाँ से बच गया 2/3r। ठीक है, 2/3r, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए कॉमन नहीं लेते हैं, यहाँ एक और चीज़ कर सकते हैं आप आसानी से, क्योंकि ऊंचाई जो है वो भी x के बराबर है और त्रिज्या भी जो है x के बराबर है। तो इस ऊंचाई देख लीजिए, वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई r² का मान कितना है, तो त्रिज्या x है तो r² का मान x² हो जाएगा। ऊंचाई भी किसके बराबर है, x के बराबर है, और प्लस 2/3 पाई को रहने देंगे, x का क्यूब, r का क्यूब है, मतलब क्या हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा, बराबर 48.51। ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, πx³ प्लस 2/3 πx³ बराबर 48.51। ठीक है। तो प्यारे भाइयों, अब इसका एलसीएम अगर इधर हम लेते हैं तो नीचे में सिर्फ 3 है तो 3 आएगा, इधर 3 πx³ हो जाएगा और प्लस 2 πx³ तो हो जाएगा, बराबर 48.51 होगा। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 3 2 5 πx³ हो जाएगा और बट्टे 3 बराबर 48.51 होगा। अगर हमको सिर्फ 5 πx³ का मान चाहिए तो 48.51 जो है 3 से गुना हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 गुने 22/7 होगा गुने x³ बराबर 48.51 गुना 3 होगा,
अगर हमको सिर्फ एक्स क्यूब का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा 48.51 गुना 3, नीचे वाला 7 है ये भी चला जाएगा गुना में, और नीचे में क्या आ जाएगा 22 गुना 5 आ जाएगा। अगर हमको सिर्फ x का मान चाहिए तो क्यूब रूट लग जाएगा इधर, ठीक है। क्या हो जाएगा 48.51 गुना 3 गुना 7 बट्टा 22 गुना 5, ठीक है। अब बट्टा 22 गुना 5 आया तो देखिए यहाँ से ये 11 से कट जाएगा, ऊपर वाला कितने से कटेगा तो 4.41 आएगा गुना करके, और नीचे वाला का 2 आएगा, ठीक है। तो क्यूब रूट के अंदर कितना है 3 है, और 4.41 किसका स्क्वायर होता है 2.1 का स्क्वायर होता है। 7 तिया 21 होगा, 21 में अगर 5 दूनी 10 से भाग देते हैं तो 21 में अगर हम 10 से भाग देंगे तो इसको तो हम 2.1 लिख सकते हैं ना, 2.1, ठीक है। तो क्यूब रूट के अंदर कितना आ गया, क्यूब रूट के अंदर आ गया 2.1 का क्यूब, चूंकि 2.1 का स्क्वायर है, 2.1 से गुना करेंगे तो पावर जुड़ जाएगा। अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 2.1 मीटर, ठीक है। तो लेकिन हमको निकालना क्या था, तो अगर आंतरिक व्यास और कमरे की पूरी ऊंचाई के बराबर है तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है प्यारे भाइयों। और 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो दिया हुआ है 4.2 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस कमरे का पूरा ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो जितना व्यास है उसके बराबर है तो 2x के बराबर होगा ना, तो x का मान है 2.1, इसीलिए लिख लीजिएगा कमरे का पूरा ऊंचाई कितना हो जाएगा, कमरे का पूरा ऊंचाई कितने के बराबर है, तो वो बराबर है 2x के, तो 2 से गुना हो जाएगा 2.1 में, तो ये हो जाएगा 4.2 मीटर। और उम्मीद करते हैं कि समझने में भी किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। तो प्यारे मित्रों, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, फिर इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे, मतलब 19 पे। तो प्यारे भाइयों, अपना प्रश्न संख्या 19 देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि किसी वृत्त के एक त्रिज्य खंड की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। त्रिज्य खंड कैसा बनेगा, तो त्रिज्य खंड ऐसा बनता है किसी वृत्त का कुछ काटा गया भाग उसकी त्रिज्या के सापेक्ष, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर है उसकी त्रिज्या, और केंद्रीय कोण कितना है 120 डिग्री है। तो प्यारे मित्रों, समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। त्रिज्य खंड है तो त्रिज्या इसका 12 सेंटीमीटर, मतलब ये भुजा और ये भुजा 12 सेंटीमीटर है। केंद्रीय कोण मतलब इस दोनों त्रिज्याओं के बीच जो कोण बना है वो कितना है 120 डिग्री है। तो समझ ही गए होंगे। अब इसको जो है घुमा करके क्या करना है, एक शंकु बनाना है। तो शंकु बना दिए इस टाइप से। तो शंकु जो होगा देख लीजिए, ये चाप का लंबाई कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक जो है ये दूरी क्या कहलाता है, चाप की लंबाई। अगर इस तरह के कागज के टुकड़ा को हम काट के और उसके दोनों त्रिज्याओं को गोल करके अगर घुमा देते हैं तो यही चाप की लंबाई जो है उसका जो नीचे वाला वृत्त बनेगा उसका परिधि बन जाएगा, ठीक है। तो यही जो इसके चाप का लंबाई होगा वही क्या बन जाएगा, उसका परिधि बन जाएगा, ठीक है। तो प्यारे भाइयों देखिए, यहाँ पर त्रिज्य खंड के चाप का लंबाई क्या होता है, त्रिज्य खंड के चाप का लंबाई क्या होता है, तो ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा एरिया रिलेटेड टू सर्किल में, ठीक है। एरिया रिलेटेड टू सर्किल में पढ़े है ना, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में। तो क्या होता है, ये हो जाता है 2πr थीटा बट्टा 360, यही होता है, ठीक है। मान रखेंगे तो पाई का मान कितना आ जाएगा 22/7, ठीक है। नीचे में 360 है तो रहने देते हैं। आर थीटा, तो आर कितना है 12 और थीटा कितना है 120, ठीक है। तो 120 दिया 360 कट रहा है, और 3 से 3 चौके 12 कट रहा है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, तो 4 दूनी 8 हो गया, 8 को 22 से गुना करना है, फिर 7 से भाग देना है। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 8 दूनी 16 के 96, 8 दूनी 16 के 17, 176/7, 176/7 सेंटीमीटर क्या आया, इसके चाप का लंबाई आया, ये वाला ए बी जो ये चाप का लंबाई है ये आया। तो प्यारे भाइयों, इसी को ना घुमा के बनाया गया है इस शंकु को, ठीक है। इसका जो है ये इधर वाला जो है त्रिज्या, इसको उठा करके फिर इसी में सटा दिया गया, तो एक शंकु का निर्माण हो जाएगा। और उस शंकु का त्रिज्या क्या होगा, तो वही परिधि हमको मालूम है कि उसके जो आधार का परिधि है कितना है 176/7 के बराबर है। मतलब आधार का परिधि, आधार का परिधि किसके आधार का परिधि, तो शंकु के आधार का परिधि ना, तो हो जाएगा ये शंकु के आधार का परिधि कितना आ गया 176/7। अब आधार कैसा होता है शंकु का, तो वृत्ताकार होता है, और वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, तो 2πr बराबर हो गया 176/7। अब यहाँ से हम r का मान तो निकाल सकते हैं ना, तो r बराबर क्या हो जाएगा 176/7, और ये 2 गुना में है तो भाग में चलाएगा, पाई का मान 22/7 होता है, और इधर आने पर क्या हो जाएगा 7/22 हो जाएगा, ठीक है।
तो 22 से ये कितने से कटेगा, 7 से 7 तो कट गया, और 22 से 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 8 से कट जाएगा, और 2 चौके 8 कट जाएगा। मतलब कि आर का मान कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। त्रिज्या हमको पता चल गया कितना, 4 सेंटीमीटर। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो इसका त्रिज्या है, त्रिज्य खंड का, अगर इसको हम चारों तरफ घुमा के अगर हम शंकु बनाते हैं तो शंकु बनने के बाद ये त्रिज्या क्या बन जाएगा, ये इसका एल बन जाएगा। ठीक है, मतलब तिर्यक ऊंचाई बन जाएगा। आप प्रैक्टिकली करके देखिए, इस टाइप का त्रिज्य खंड कागज का काट लीजिए और उसको घुमा कर एक शंकु बनाइए। ठीक है, तो ये जो त्रिज्या होगा ना, उस शंकु का तिर्यक ऊंचाई बन जाएगा। ठीक है, तो अब लिखेंगे यहाँ से, अब शंकु का त्रिज्या बराबर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई मतलब एल बराबर कितना आ गया, तो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो प्यारे मित्रों यहाँ एच का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो एच निकालना पड़ेगा। और एच बराबर क्या होता है, एच बराबर होता है √एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो रूट के अंदर में 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब 144, उसमें से घटाना पड़ेगा 4 का स्क्वायर, मतलब 16। ठीक है, अब 144 में से 16 घटाएंगे तो वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 128, और √128 का अगर गुणनखंड करते हैं तो ये आ जाएगा 8√2। ठीक है, 8√2 सेंटीमीटर क्या आया, इस शंकु का त्रिज्या, त्रिज्या नहीं ऊंचाई, ऊंचाई कितना आ गया 8√2, और त्रिज्या कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन तो निकाल ही सकते हैं ना। तो अब क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन, अब शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला पे पुट कीजिए, होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब वैल्यू पुट कर देंगे सभी का, 1/3 है तो 1/3 रहेगा, पाई का मान 22/7, और आर का स्क्वायर करना है, मतलब त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या यहाँ 4 सेंटीमीटर निकला है ना, तो इस 4 को 2 बार गुना कर देंगे। ठीक है, और क्या है, ऊंचाई है, तो ऊंचाई कितना निकल के आया था, ये 8√2 आया था, तो 8 गुना √2 हो जाएगा। ठीक है, तो कटने वाला टर्म नहीं है कोई सा भी। ठीक है, कटने वाला टर्म कोई सा भी नहीं है। अब इस सभी को अगर गुना करते हैं तो 22 को 4 चौका 16 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 352 गुना 8 हो जाएगा। और √2 का मान कितना लेने के लिए कहा है क्वेश्चन में, तो 1.41। वैसे तो होता है 1.414, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है 2 अंक तक ही लेने के लिए, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और बट्टा नीचे में 7 दिया, क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब देखिए बारी बारी से आप गुना करिए, 352 को 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2816, और फिर इसको गुना करना है 1.41 से, और भाग देना है 21 से। ठीक है, तो अभी सभी का पूरा गुना भाग करने पर कितना हो जाएगा आंसर, 189.07 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही हो जाएगा इस शंकु का आयतन। तो प्यारे मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग जब इतने पढ़ने में इंटेलिजेंट हुई तो समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत और डाउट नहीं होगा। तो प्यारे मित्रों, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें हमें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक फैलाएं हमारे चैनल को, हमारे वीडियोज़ को। अपने 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्यारे मित्रों, उम्मीद है आप लोगों से कि 10,000 तक भी बहुत जल्द कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने में मुझे 9 महीने लग रहे। ठीक है, तो प्यारे भाइयों चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो प्यारे भाइयों आ गए हम क्वेश्चन नंबर 20 पे, और पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, देखेंगे कि क्या कहता है क्वेश्चन में, और समझेंगे बड़े ही प्यारे तरीके से। तो प्यारे भाइयों, क्वेश्चन में है कि एक लकड़ी का खिलौना शंकु के आकार का है। ठीक है, लकड़ी का खिलौना कैसा है, शंकु के आकार का है, तो हम शंकु बना लेंगे जो कि एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, मतलब अर्धगोले पर रखा हुआ है। तो अर्धगोले पर हमने इस शंकु को रख दिया। अब मान इसमें कह रहा है कि यदि शंकु के आधार एवं गोलार्ध प्रत्येक की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, मतलब शंकु का आधार होगा वृत्ताकार, और इस गोलार्ध मतलब अर्धगोले का भी आधार क्या होगा, वृत्ताकार। तो दोनों का त्रिज्या समान है, और कितना है, तो 4.2 सेंटीमीटर है। और इस खिलौने की कुल ऊंचाई है 10.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे खिलौने की ऊंचाई 10.2 सेंटीमीटर। तो प्यारे भाइयों, अर्धगोला के बारे में तो आप जानते हैं कि अगर 4.2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा, 4.2 ही होगा। ठीक है, ये चीज़ समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, चूंकि इसका कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर चुका है।
अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, तो 4.2 सेंटीमीटर यहाँ भी है, अगर टोटल 10.2 है तो इसमें से 4.2 घटा देंगे तो ये शंकु का ऊंचाई हमको पता चल जाएगा। और घटाने के बाद यहाँ 4.2 घटाने के बाद कितना आया है, 6 सेंटीमीटर है। तो पहला में हम निकालेंगे अब शंकु का आयतन, दूसरा में कह रहा है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयतन में क्या जरूरी पड़ता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर भी हमको पता है, एच भी हमको पता है, तो निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसका आयतन हो जाएगा, शंकु का। और इस अर्धगोले का आयतन क्या होगा, तो अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए प्यारे भाइयों क्या कॉमन आ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साथ में 1/3 भी कॉमन आएगा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लेने के बाद यहाँ से बच रहा है एच, यहाँ से बच रहा है 2 और एक ठो आर बच रहा है। ठीक है, मान रखेंगे तो 1/3, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर है मतलब त्रिज्या कितना है 4.2, तो उसको हम 42/10 तो लिख सकते हैं, गुने 42/10 लिख सकते हैं। और ऊंचाई कितना है, तो 6 सेंटीमीटर प्लस 2 गुने त्रिज्या है, तो 2 को गुना करना पड़ेगा 4.2 से। समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। 7 से कटेगा 7 बजे 35, 7 6 के 42, 3 से कट जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, और 10 से कट जाएगा 5 दूनी 10, 11 दूनी 22। ठीक है, तो कितना हो गया 22 गुना 42 और बट्टा 10 पंचे 50 और इंटू में क्या हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा 8.4 और 8.4 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14.4। तो डायरेक्ट हम 14.4 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, तो देखिएगा प्यारे भाइयों 5 से अगर हम इस 22 में, चलिए इसको हम 5 गुने 10 रहने देते हैं। ठीक है, इस 5 से इस 22 में भाग करेंगे तो 5 चौका 20, 5 चौका 20, 4.4 आ जाएगा। अब इस 4.42 में अगर हम 10 से भाग करते हैं तो इसको हम 42 रहने देते हैं। ठीक है, तो 42 रहने दिया। अब इसमें हम अगर 10 से भाग करेंगे तो पॉइंट क्या होगा, एक इधर खसक जाएगा, मतलब 1.44 आ जाएगा। और इस दोनों को गुना करने के बाद कितना हो जाएगा, देखिएगा 4.4 को इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.336 हो जाएगा। और दोनों को गुना करने के बाद आपस में अपना फाइनल आंसर आता है 266.11 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन इसके बाद जो अपना अगला प्रश्न है इसी में कह रहा है कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी साथ में निकालना है। तो प्यारे भाइयों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इस शंकु का वक्र पृष्ठ लेना पड़ेगा साइड वाला भाग और इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ लेना पड़ेगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है और इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो प्यारे भाइयों चलिए चलते हैं अपने इसके बाद वाले का सॉल्यूशन देखते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमको चाहिए किस चीज़ का मान, तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अब सेकंड नंबर के लिए चलेंगे। अब लिखेंगे इसके बाद, चूंकि उतना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसके आगे का है, एल का मान क्या हो जाएगा, तो √h² प्लस r² होता है। तो क्या हो जाएगा, √h का मान कितना है, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। और त्रिज्या कितना है, तो 4.2, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौका 16.4 होना चाहिए। ठीक है, तो 17.64 होगा गुना करके, 4.2 को 4.2 से गुना कीजिए तो इतना होगा। अब दोनों को जोड़ देंगे आपस में तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 53.64। ठीक है, 53.64 और फाइनली इसका वर्गमूल निकालिएगा तो ये लगभग माना जाएगा इसका किसके बराबर, 7.32 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो अब चलेंगे किसका, तो अब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो इस शंकु का वक्र पृष्ठ लेना पड़ेगा और प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ लेना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को हम लिख लेते हैं और इस दोनों का क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो शॉर्टकट में लिख के चलते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, और अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं समझने में। तो दोनों में से कॉमन आ रहा है पाई आर। ठीक है, पाई आर कॉमन आ रहा है तो पाई आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा एल और यहाँ से 2 भी बच रहा है, एक ठो आर भी बच रहा है। ठीक है, तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना, तो 42/10, चूँकि 4.2 को हम 42/10 लिख सकते हैं। इंटू एल कितना निकल के आया सामने, तो 7.32 और 2 को त्रिज्या से गुना करेंगे तो 8.4 होगा। ठीक है, 7 5 35, 7 6 42, 5 दूना 10, 11 दूनी 22,
66/5 आया और गुना में इस दोनों को जोड़ेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15.72। ठीक है, अगर 5 से इसमें भाग करते हैं, इसको काटते हैं तो ये लगभग मान 3.14 के बराबर होगा। अब अगर 66 को 3.14 से गुना कीजिएगा तो ये कितना मान आएगा, तो इसका मान आ जाएगा 207.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुना भाग कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा था इसीलिए हमने कॉपी पे करके रखा हुआ है पहले से। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। तो प्यारे मित्रों चलिए अब चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो प्यारे भाइयों अपना प्यारा सा प्रश्न 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक मकान का आंतरिक भाग बेलनाकार है जिसकी त्रिज्या 7 मीटर है। 7 मीटर है, ठीक है, सभी चीज़ मीटर में दिया हुआ है, यहाँ हमने सेंटीमीटर लिखकर गलती कर दिया, ठीक है, मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। 7 मीटर है और ऊंचाई कितना है, 6 मीटर है। बेलनाकार भाग का त्रिज्या 7 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर। अब इसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि उसके ऊपर से एक शंकु अध्यारोपित है। यदि शंकु का शीर्ष कोण 60 डिग्री हो तो 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आंतरिक भाग को पेंट करने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो प्यारे भाइयों देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो आंतरिक ये कोण दे दिया है 60 डिग्री, ठीक है। तो आप देखिए आप किसी भी शंकु का ऊंचाई होगा, ऊंचाई जो अगर हम खींचेंगे तो वो क्या करेंगे, लंबवत खींचेंगे और इसके दोनों साइड जो फिगर बनेगा वो क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। बीचों बीच अगर खींचेंगे तो क्या होगा, आधा इधर आधा इधर, तो दोनों आकृति क्या होगा, सर्वांगसम होगा। मतलब त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOC क्या होगा, आपस में सर्वांगसम होगा। और त्रिभुज सर्वांगसम होने का मतलब क्या है कि उसके सभी कोण भी आपस में बराबर होंगे। कौन से कोण, तो संगत कोण। उसके सभी संगत कोण आपस में बराबर होंगे और उस संगत कोण की सभी भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी, ठीक है। तो प्यारे भाइयों यहाँ देखिए त्रिभुज सर्वांगसम हमने लिख लिया। अब क्यों लिखा है ये तो हमने आपका डाउट क्लियर कर दिया। तो यहाँ से क्या होगा, अगर ये लंब जो खींचा जाता है ऊंचाई के लिए तो वो क्या करता है, आधा आधा खींचा जाता है। तो इस दोनों एंगल भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो 60 को किस दो भाग में विभाजित करेंगे, किस दो भाग में बांटेंगे कि बराबर बराबर हो, तो 30-30 में होगा। मतलब कि इसको अगर दो भाग में बांटना है 60 को तो क्या करना पड़ेगा, इसका आधा करना पड़ेगा। मतलब एंगल क्या हो जाएगा, OAC बराबर क्या होगा, एंगल OAC बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री बट्टा 2, कैंसिल करने पर 30 डिग्री मान आएगा, ठीक है। मतलब ये जो सिर्फ एंगल होगा ना ये वाला, ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलेंगे किस में, तो त्रिभुज AOC में कौन सा एंगल हमको मालूम करना है। त्रिज्या तो हमको पता है 7 मीटर, ठीक है। हमको यहाँ से तिर्यक ऊंचाई मालूम करना है, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई मतलब इस समकोण त्रिभुज का अगर बात करें ना तो ये समकोण है, तो समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो और थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है। तो लंब और कर्ण में रिलेशन हमको चाहिए, ठीक है। तो लंब कर्ण में रिलेशन किससे, साइन से या फिर कौशिक से मालूम होता है। तो चलिए हम साइन ले लेते हैं, ठीक है। मतलब साइन और एंगल कितना है, तो 30 डिग्री है, बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है OC और कर्ण क्या है, तो AC, ठीक है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 बराबर OC का मान कितना है 7 और AC हमको नहीं पता। तो यहाँ से AC का मान आ गया 7 दूनी 14 मीटर, ठीक है। और ये AC क्या है, तो ये है इस शंकु का तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, L के बराबर है। तो प्यारे भाइयों अब हमको निकालना है कि इस मकान के आंतरिक भाग को पेंट करने का खर्च। तो इस मकान के अंदर से जो पेंट करेंगे तो कितने भाग को हम पेंट करेंगे, तो इस मकान का रंगा गया भाग निकालेंगे अब, ठीक है। मकान का रंगा गया भाग कितना हो जाएगा, तो मकान का रंगा हुआ भाग क्या होगा, तो इसके जमीन वाले सतह को तो नहीं ना रंगेंगे, सिर्फ दीवार को रंगेंगे। तो ये बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा और इस शंकु का भी वक्र पृष्ठ हो जाएगा, ठीक है। तो शंकु प्लस बेलन दोनों का वक्र पृष्ठ, ठीक है, का वक्र पृष्ठ लेना पड़ेगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो πRL होता है और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH होता है, ठीक है। तो कॉमन आ रहा है πR, तो पाई 2 नहीं कॉमन आएगा, πR कॉमन आएगा, तो यहाँ से बचेगा L और यहाँ से बच जाएगा 2H, ठीक है। मान रखेंगे सबका, तो 22/7 और त्रिज्या कितना है, तो 7 मीटर है और L का मान कितना आया है, तो 14 प्लस 2 गुने ऊंचाई हो जाएगा। तो ऊंचाई बेलन का कितना है, 6, ठीक है। तो कितना आ रहा है, ये आ गया 22/7 गुना 7,
ठीक है। और गुना कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 12 में 14 को जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। 7 से 7 कट गया। अगर 22 को हम 26 से गुना करते हैं तो 22 को 26 से गुना करने के बाद आ जाएगा 572 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब रंगने का खर्च हम ज्ञात करेंगे। ठीक है। रंगने का खर्च, 1 वर्ग मीटर को रंगने का खर्च कितना है, 30 रुपया। तो इतने मीटर स्क्वायर को रंगने का खर्च कितना होगा, तो 572 से 30 को गुना कर देंगे और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 7 या 21 के 1 हाथ में 2, 5 या 15, 2 17, 17,160 रुपया हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि समझने में भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा और आप लोग समझ भी गए होंगे। नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। फिर चलेंगे इसके बाद अपने प्यारे से प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 पे। आज लगभग हो गया इस चैप्टर का द एंड। ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर को बनाने में इतना मेहनत लगा है प्यारे मित्रों, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आप लोग अपने प्यारे प्यारे मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्यारे से क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो प्यारे भाइयों, अपना प्रश्न संख्या 22 नंबर क्वेश्चन जो कि है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, आइए समझते हैं इसको भी बड़े ही प्यारे तरीके से। तो 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ठोस बेलन की ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। तो ठोस बेलन हमने बना लिया, इसका ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और क्या करा है, इसका व्यास है 7 सेंटीमीटर। व्यास कितना है, 7 सेंटीमीटर। और इसमें से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 2 शंक्वाकार गड्ढे खोद लिए गए हैं, मतलब काट लिया गया उसमें से। ऐसा करके 2 शंक्वाकार गड्ढा काटा गया है। तो कह रहा है कि शेष ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो प्यारे भाइयों देखिए, हमको क्या दिया हुआ है, बेलन का व्यास दिया हुआ है। बेलन का व्यास मतलब क्या दे दिया, कैपिटल डी मान लेते हैं। कितना दे दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका आधा, तो 7/2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो ऊंचाई मान लेते हैं कैपिटल एच बराबर कितना है, तो 15 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, तो शंकु का त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है। शंकु का त्रिज्या को हम मान लेते हैं स्मॉल आर, चूंकि छोटा फिगर है। ये कितना है, तो 3 सेंटीमीटर। और इस शंकु का ऊंचाई कितना है, इसको मान लेते हैं स्मॉल एच जो कि दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है। इसमें से 2 को शंकु काट लिया गया है। तो जितना आयतन होगा इस बेलन का, उसमें से 2 को शंकु के आयतन को हम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका शेष आयतन कितना बचा है। तो प्यारे भाइयों, शंकु के आयतन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और बेलन का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम लिखेंगे शेष ठोस का आयतन। शेष ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, तो पूरे बेलन में से काटा गया है तो बेलन का आयतन हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे 2 गो शंकु का आयतन। ठीक है। समझने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन है, भारी नहीं है बिल्कुल भी। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन बेलन की त्रिज्या को हमने माना है कैपिटल आर, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, एच हो जाएगा, -2 गुने शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि सभी चीज़ें अलग अलग। अब सभी का मान, इसमें से सिर्फ हम पाई को कॉमन ले सकते हैं। तो पाई कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 22/7 कॉमन आ जाएगा। आर स्क्वायर एच बच रहा है, तो आर कितना है, कैपिटल आर 7/2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 49/4 हो जाएगा। और कैपिटल एच का मान कितना है, 15। ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा, 2/3। पाई को बाहर ले लिए कॉमन तो आर स्क्वायर बचा, तो आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 3 × 9। और ऊंचाई कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो 4। ठीक है। तो हो गया 22/7 और ब्रैकेट के अंदर में 49 को 15 से गुना किया तो हो गया 735। ठीक है। /4 और माइनस 9 × 36, 36 को 2 से गुना करेंगे तो 72/3 आएगा। और इसको कैंसिल करने पर ये कट जाता है 24 से। ठीक है। मतलब क्या आया, 22/7 × 735/4 -24। एलसीएम तो आपको आता होगा, एलसीएम लीजिएगा तो 4 ही आएगा, भिन्न का घटाव भी आता ही होगा। तो 22/7 हो जाएगा, इंटू में ये 4 हो जाएगा, 735 रहेगा ही, और -24 चौका कितना हो जाएगा, 96 होगा। ठीक है। तो देखिएगा 24 को 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा। ठीक है। तो क्या आ रहा है, 22/7 गुने, अब इसमें से घटाएंगे इसको तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 639। ठीक है। 639/4। अब देखिए काटने के लिए काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22 कटेगा। ठीक है।
और इसके बाद 2 से और कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा 5.5 और 7 से इसमें भाग देने पर 91.28 आएगा, 91.28। तो बच गया कौन कौन सा चीज़, 5.5 बच गया और 91.28 बच गया। ठीक है, अब इस दोनों को गुना करेंगे आपस में तो ये अपना आंसर आ जाता है फाइनल 502.04, 502.04 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, चूँकि आयतन है। तो प्यारे मित्रों, अपने एक्सरसाइज 12.1 का सभी क्वेश्चंस को देख लिए। प्यारे मित्रों, अगर किसी भी क्वेश्चन को समझने में कहीं भी किसी तरह का डाउट है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, बिल्कुल भी मत हिचकिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इतने लंबे लंबे वीडियोस आप बना रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, बस आप लोगों के सपोर्ट के कारण ही, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट से ही 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए। अब बहुत जल्द उम्मीद करते हैं, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स की उम्मीद रखते हैं आप लोगों से। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब एक ही बार कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे मित्रों को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अगले कमेंट के साथ, अगले कमेंट में जो एक्सरसाइज होगा उसके साथ। तो प्यारे मित्रों, तब तक के लिए बाय बाय।